वीर एपिसोड 20। हुम्फ। राजवीर ने उपहास करते हुए कहा, तुम्हारे तुर्क्स में प्रतिभा की कमी है, लेकिन क्या मेरी ग्रेट टैंक में प्रतिभा की कमी है? मार्कीज ऑफ वीर जैसी प्रतिभा वही है जिसकी मेरी ग्रेट टैंक को जरूरत है। वो कभी भी टर्किक जनजातियों में विवाह नहीं करेगा, इसलिए इस विचार को छोड़ दो। आशा चकित रह गई और अविश्वास से पूछा, क्या हिज मैजेस्टी द एम्परर को यह चिंता नहीं है कि मेरे पिता 200,000 चरवाहों को डब्ल्यूआर रिवर पर घोड़े चराने के लिए ले आएंगे? राजवीर ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, अगर वो आना चाहता है तो आने दो। डब्ल्यूआर रिवर पानी और घास से भरपूर है, घोड़े चराने के लिए बहुत उपयुक्त है। तुमने मुझे पहले ही चेतावनी दे दी है, इसलिए मैं भी डब्ल्यूआर रिवर पर 200,000 सैनिकों को घोड़े चराने भेजने की योजना बना रहा हूं। देखते हैं किसके घोड़े ज्यादा मोटे होते हैं। आशा मुस्कुराई और बोली, योर मैजेस्टी, कृपया जल्दबाजी न करें। जहां तक मुझे पता है, टैंग डायनेस्टी के पास कुल मिलाकर 400,000 से अधिक सैनिक नहीं है। 1,00,000 सैनिक लियोडो में गोगुरियों के बड़े आक्रमण को रोकने के लिए तैनात है, और अन्य 1,00,000 सैनिक लोंग्यू में ट्यूबो, क्यांग और लियाओ लोगों के आक्रमण का सामना करने के लिए। 50,000 सैनिक तुयुहू से बचाव के लिए तैनात है, और 50,000 सैनिक लिंगनान में किंग फेंग अंग के विद्रोह को रोकने के लिए। इसके अलावा 50,000 सैनिक तटवर्ती क्षेत्रों, बयू, नंझाओ आदि स्थानों पर भेजे गए हैं। ऐसे में चंगेन में केवल 50,000 सैनिक बचे हैं। वे 200,000 टर्किक सेना का सामना कैसे करेंगे? यह सुनकर सभी सिविल और मिलिट्री अधिकारी चकित रह गए। टैंग डायनेस्टी के प्रारंभिक काल में सैन्य शक्ति बहुत बड़ी नहीं थी। झेंगुया काल, जो टैंग डायनेस्टी का सबसे समृद्ध समय था, तब भी कुल सैनिकों की संख्या लगभग 600,000 ही थी। उस स्तर तक पहुंचने में अभी 10 से 18 वर्ष और लगते। ये टर्किक प्रिंसेस हमारी ग्रेट टैंक की सैन्य स्थिति के बारे में सब कुछ जानती है। थोड़ा प्रयास किया जाए तो हमारी सेना की संख्या जानना मुश्किल नहीं है। योर मैजेस्टी, बलदेव ने लाल और उभरी हुई आंखों के साथ कहा, यह घोर अपमान है। बर्बर जनजातियां दरबार को धमका रही है। योर मैजेस्टी कब तक ये सब सहन करेंगे? ध्रुव गंभीर चेहरे के साथ आगे बढ़ा, शाही फरमान हाथ में लेकर गहरी आवाज में बोला, योर मैजेस्टी, मैं युद्ध की अनुमति मांगता हूं। आइए लड़ते हैं। योर मैजेस्टी, विदेशी आक्रमणकारियों को हमारे घर में इस तरह उच्छृंखल व्यवहार करने देना कैसे सहन किया जा सकता है? मैं युद्ध का सुझाव देता हूं। मैं भी समर्थन करता हूं। आक्रमण करो, मारो। सैन्य अधिकारियों के वरिष्ठ योद्धा सभी भावुक हो उठे। हालांकि सिविल अधिकारी अक्सर आपस में विवाद करते हैं, लेकिन राष्ट्रीय संकट के समय वे दरबारी मतभेदों को एक ओर रख देते हैं। कई सिविल अधिकारी भी आगे बढ़कर युद्ध का प्रस्ताव रखने लगे। आशा थोड़ी घबराई हुई दिखी। उसकी निगाहें लगातार सिविल और मिलिट्री अधिकारियों पर घूम रही थी। राजवीर ने व्यंग्य से कहा, आशा, क्या तुम देख रही हो? मेरे सिविल और मिलिट्री अधिकारियों में कोई भी कायर नहीं है, कोई भी मौत से नहीं डरता। क्या तुम अब भी सोचती हो कि 200,000 टर्किक घुड़सवार अजय हैं? गार्ड्स, मेरा गुप्त आदेश पहुंचाओ। राजवीर ने हाथ लहराते हुए ऊंची आवाज में कहा, लियोडोंग में तैनात 1,00,000 सैनिकों में से 30,000 सैनिक चंगेन की सहायता के लिए भेजे जाए। लिंगनान में तैनात 50,000 सैनिकों में से 20,000 सैनिक राजधानी वापस बुलाए जाए। राइट आर्मी की 1,00,000 की सेना में से 30,000 सैनिकों को वापस राजधानी बुलाया जाए, ताकि सम्राट की रक्षा की जा सके। तटीय क्षेत्रों, बयू, नंझाओ आदि स्थानों से 20,000 सैनिक तुरंत चंगेन वापस बुलाए जाए और युद्ध की तैयारी की जाए। यह सुनकर कई सिविल अधिकारी आश्चर्यचकित हो गए, जबकि कई मिलिट्री अधिकारी गंभीर बने रहे। ऐसा नहीं था कि उन्हें युद्ध पसंद था, लेकिन जब कोई उनके घर तक आकर धमकी दे तो उसे सहन करना असंभव था। राजवीर ने आशा को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, मैंने यूं ही 1,00,000 सैनिक चंगेन की सहायता के लिए भेज दिए हैं। भले ही अभी 50,000 का अंतर है, फिर भी जीत हार का परिणाम तय नहीं है। जब तुम्हारे पिता जीएलआई इतने आक्रामक हैं, तो मैं भी अंत तक उनका सामना करूंगा। आशा की आंखों में पहली बार घबराहट झलकी। उसने खुद को संभालते हुए शालीनता से मुस्कुराकर कहा, योर मैजेस्टी को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे पिता केवल घोड़े चराने आए हैं। योर मैजेस्टी को सेना जुटाने की क्या जरूरत है? राजवीर ने ठंडे स्वर में कहा, घोड़े चराना हो या युद्ध की घोषणा, इस समय तुम्हारे दिल में सबसे अच्छा कौन जानता है? ये तुम ही हो। आशा ने जबरन मुस्कान के साथ कहा, आशा 1 महीने में टर्किक खगानते लौट जाएगी। हिज मैजेस्टी द एम्परर के पास इस विषय पर विचार करने के लिए 1 महीना होगा। यह मामला सफल हो या असफल, इससे टैंग डायनेस्टी और टर्किक खगानते के मैत्रीपूर्ण संबंध प्रभावित नहीं होंगे। राजवीर ने सिर हिलाकर दृढ़ता से कहा, मुझे सोचने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी तुम्हें स्पष्ट उत्तर दे सकता हूं। मार्कीज वीर मेरी ग्रेट टैंक का मार्कीज ऑफ वीर है। भले ही तुर्क्स पूरी जाति के साथ आक्रमण कर दे, मैं अंत तक लड़ूंगा, चाहे ग्रेट टैंक की पूरी संपत्ति क्यों न झोंकनी पड़े। मार्कीज ऑफ वीर के टर्किक परिवार में विवाह करने का सवाल ही नहीं उठता। आशा का चेहरा धीरे धीरे अस्त व्यस्त हो गया। यह परिणाम वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। तभी सिविल अधिकारियों की पंक्ति से एक इंपीरियल सेंसर आगे आया और बोला, योर मैजेस्टी, मैं सुझाव देता हूं कि मार्कीज ऑफ वीर का विवाह टर्किक परिवार में कर दिया जाए। राजवीर ने उस सेंसर की ओर
तिरछी निगाहों से देखते हुए गहरी आवाज में कहा, लू शुलिन, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या कह रहे हो? वो सेंसर कोई और नहीं बल्कि सेंसरेट का प्रमुख सेंसर लू शुलिन ही था। यहां तक कि आशा भी उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। लू शुलिन ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, योर मैजेस्टी, मेरे सुझाव के 3 कारण हैं। पहला, योर मैजेस्टी द्वारा सैनिकों को चंगेन वापस बुलाने से सीमाओं की रक्षा कमजोर हो गई है। यदि कोई शत्रु देश इस अवसर का लाभ उठाकर बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दे तो हम क्या करेंगे? योर मैजेस्टी को पिछले वर्ष की बाइंकियाओ अलायंस को नहीं भूलना चाहिए। हमारी वर्तमान सैन्य शक्ति को देखते हुए हम टर्किक घुड़सवार सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। चंगेन की सहायता के लिए सेना भेजना आत्मप्रवंचना है। दूसरा, यदि युद्ध छिड़ गया तो असंख्य लोग मरेंगे और पीड़ित होंगे, जिससे टैंग डायनेस्टी का विकास रुक जाएगा। लेकिन मार्कीज ऑफ वीर केवल एक व्यक्ति है। उसकी तुलना टैंग डायनेस्टी के राष्ट्रीय भाग्य से कैसे की जा सकती है? बेहतर होगा कि उसका विवाह टर्किक परिवार में कर दिया जाए और दोनों देशों के बीच युद्ध से बचा जाए। तीसरा, मार्कीज ऑफ वीर को स्वयं अपने अद्वितीय प्रतिभा पर पूरा विश्वास है और अधिकांश अधिकारी भी ऐसा ही मानते हैं। यदि वो टर्किक जनजाति में विवाह कर लेता है तो अंक्षी और शूफैंग क्षेत्रों को अब घुड़सवारों के हमलों से नहीं जूझना पड़ेगा। शी उछलकर बाहर आया और बोला, सेंसर लू के शब्द बहुत तीखे हैं। सिर्फ एक व्यक्ति को बचाने के लिए योर मैजेस्टी को टैंग डायनेस्टी को युद्ध में नहीं झोंकना चाहिए, जिससे अनगिनत लोग मारे जाएं। क्या इससे युद्ध की मार झेल रही जनता का मनोबल नहीं टूटेगा? हाँ हाँ हाँ, एक और सेंसर ने कहा। सेंसर झेंग सही कह रहे हैं। क्या हिज मैजेस्टी ने कुछ समय पहले यह नहीं कहा था कि पानी नाव को उठा भी सकता है और पलट भी सकता है? जनता पानी की तरह है। अगर इस वजह से हम जनता का दिल खो बैठें तो? इंपीरियल सेंसर ने चुपके से राजवीर के भाव देखे और आगे बोलना ठीक नहीं समझा। बगल में खड़ी आशा मुस्कान से भरी हुई थी और इन सेंसर्स की बेहद आभारी महसूस कर रही थी। टैंग डायनेस्टी के सेंसर्स को बोलते सुनना सच में सुखद था। अगर उनकी बात सच हुई तो लैंशन के मार्कीज के लिए टर्किक परिवार में विवाह करने का मौका सचमुच बन सकता था। यह सोचकर आशा खुद को उत्साहित होने से नहीं रोक पाई। टैंग डायनेस्टी के महान साथी, लगे रहो। 10 से अधिक अन्य सेंसर्स ने भी अपनी राय रखी और उनका रुख लू शुलिन जैसा ही था। केवल डब्ल्यूआई झेंग बाकी सेंसर्स के सामने चुपचाप खड़ा रहा। न कोई राय दी और न ही कोई पक्ष लिया। बकवास। इसी समय जनरलों की पंक्ति से एक जोरदार आवाज आई। गुस्से में अर्जुन भीड़ से आगे बढ़ा, लू शुलिन का कॉलर पकड़ लिया और दहाड़ा, बकवास। पूरे दरबार में कौन नहीं जानता कि तुम 5 कुलीन परिवार और 7 शक्तिशाली वंश लैंशन के मार्कीज से रंजिश रखते हो। मुझे लगता है तुम बस इस मौके का इस्तेमाल निजी दुश्मनी निकालने के लिए कर रहे हो। अगर तुमने फिर से अफवाह फैलाने की हिम्मत की तो यकीन मानो मैं तुम्हें बाहर फेंक दूंगा। कॉलर पकड़े जाने पर लू शुलिन ने सिर पीछे झुकाया और ठंडे स्वर में कहा, ड्यूक लू, मुझ पर झूठा आरोप मत लगाइए। क्या मैंने जो कहा वो सच नहीं है? अर्जुन और पास आया, बैल जैसी आंखों से लू शुलिन को घूरते हुए गहरी आवाज में बोला, तो सच क्या है? मैं तुमसे पूछता हूं। 6 महीने पहले राष्ट्रीय खजाने में सिर्फ कुछ लाख तार नकद थे और अब करोड़ों तार नकद है। ये किसका श्रेय है? लू शुलिन की पुतलियां सिमट गई और उसने धीमी आवाज में कहा, स्वाभाविक रूप से यह हिज मैजेस्टी के शासन का फल है। बकवास। अर्जुन ने पलटकर कहा, अगर लैंशन के मार्कीज ने वाणिज्यिक कर बढ़ाने और भूमि कर को व्यक्ति कर में शामिल करने का सुझाव न दिया होता तो क्या राष्ट्रीय खजाना आज इतना समृद्ध होता? मैं तुमसे फिर पूछता हूं। 6 महीने पहले चंगेन की छावनी के 50,000 सैनिक चमड़े का कवच पहने थे, जो एक लोहे के भाले से भी छेद दिया जाता था और उनके हथियार लकड़ी के खूंटे तक नहीं काट पाते थे। आज हर एक के पास 100 बार परिष्कृत स्टील की तलवार है, जो लोहे को कीचड़ की तरह काट देती है, और हर एक 100 बार परिष्कृत स्टील का कवच पहने हैं। ये किसकी उपलब्धि है? इंपीरियल सेंसर लू का चेहरा कुछ गंभीर हो गया और उसने जबरदस्ती पूछा, ड्यूक लू इन बातों से क्या कहना चाहते हैं? अर्जुन अचानक मुस्कुराया, लू शुलिन को छोड़ दिया और एम्परर तैजोंग की ओर मुट्ठी बांधकर सलाम करते हुए बोला, योर मैजेस्टी, मैं यहां इंपीरियल सेंसर लू शुलिन पर देशद्रोह और दुश्मन से मिलीभगत का आरोप लगाता हूं। लू शुलिन पूरी तरह स्तब्ध रह गया और उसके साथ ही 1 दर्जन से अधिक अन्य सेंसर्स भी। लू शुलिन का चेहरा तुरंत जिगर जैसे रंग का हो गया। लाल आंखों से वो गरजा, अर्जुन, झूठे आरोप मत लगाओ। भले ही मैं लू शुलिन फन्यांग के लू परिवार से आता हूं और भले ही अधिकारी बनने की मेरी महत्वाकांक्षा अपने कबीले के लिए नाम और प्रतिष्ठा कमाने की हो, लेकिन मैं किसी भी हालत में दुश्मन से मिलीभगत करने वाला गद्दार नहीं हूं। अर्जुन ठंडे स्वर में बोला, लैंशन के मार्कीज ने टैंग डायनेस्टी के खजाने को 10 गुना से अधिक बढ़ाया है और टैंग डायनेस्टी की सैन्य शक्ति को कई गुना कर दिया है। इस समय वो ऐसे अनाज के बीज उगा रहे हैं जो हजारों वर्षों तक टैंग डायनेस्टी को अकाल से बचा सकते हैं। टैंग डायनेस्टी में ऐसे व्यक्ति का जन्म लेना पूरे राष्ट्र के लिए सौभाग्य है और तुम फन्यांग के लू परिवार की झूठी प्रतिष्ठा के लिए उस लैंशन के मार्कीज को, जो टैंग डायनेस्टी को समृद्धि दिला सकता है, तुर्क्स के हवाले करने को तैयार हो। क्या यह देशद्रोह और दुश्मन से मिलीभगत नहीं है? योर मैजेस्टी, अर्जुन ने ऊंची आवाज में घोषणा की, लू शुलिन ने दुश्मन से मिलीभगत कर देश से गद्दारी की है। कानून के अनुसार उसके पूरे कबीले को दंडित किया जाना चाहिए।
ये सुनते ही पूरे ताइजी हॉल में हक्का बक्का करने वाली सांसों की आवाज गूंज उठी। कमाल है, ओल्ड चेंग तो बहुत निर्दय निकला है। इतना बड़ा आरोप लू शुलिन के सिर पर मढ़ दिया गया है। अब देखते हैं वो बदमाश सन कैसे बचता है। हाँ, शाबाश लाओ चेंग। मैं लाओ यूची तुम्हारा समर्थन करता हूं। मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि लू शुलिन देशद्रोह और दुश्मन से मिलीभगत का दोषी है। कानून के अनुसार उसके पूरे कबीले का नाश होना चाहिए। मैं भी समर्थन करता हूं। अन्याय। योर मैजेस्टी, इंपीरियल सेंसर लू निर्दोष है। मैं अर्जुन पर निराधार आरोप लगाने और दरबार में अव्यवस्था फैलाने का आरोप लगाता हूं। उसे उसकी उपाधि से वंचित किया जाए, पद से हटाया जाए और चंगिन से निर्वासित किया जाए। इंपीरियल सेंसर लू की दरबार के प्रति निष्ठा सभी को स्पष्ट है। योर मैजेस्टी, कृपया गहन जांच करें और छोटे लोगों की बदनामी पर विश्वास न करें। लू शुलिन का चेहरा डर से राख जैसा हो गया। उसने अर्जुन की ओर इशारा करते हुए हकलाकर कहा, तुम झूठे आरोप मत लगाओ योर मैजेस्टी, मैं निर्दोष हूं। राजवीर भीतर ही भीतर बेहद प्रसन्न था, लेकिन चेहरे पर गुस्सा दिखाते हुए बोला, तुम लू शुलिन दुश्मन से मिलीभगत कर देश से गद्दारी करने की हिम्मत करते हो? तुम मौत के योग्य हो। सिपाहियों, लू शुलिन को बाहर घसीट ले जाओ और उसका सिर कलम कर दो। राजवीर उत्साह में पलटकर बोला, वैंग दे, तुरंत आदेश जारी करो और दुनिया को बता दो कि फन्यांग के लू परिवार का लू शुलिन दुश्मन से मिलीभगत कर देशद्रोह का दोषी है। कानून के अनुसार उसके पूरे कबीले को दंडित किया जाना चाहिए। तुरंत सैनिक भेजो। फन्यांग के लू परिवार के सभी सदस्यों को गिरफ्तार कर चंगन लाओ। जल्दी जाओ। यहां तक कि वैंग दे भी स्तब्ध रह गया। ये सब क्या हो रहा था? राजवीर को आखिरकार किसी एक उपनाम वाले कबीले को मिटाने का मौका मिल गया था। भला वह इसे इतनी आसानी से कैसे छोड़ देता? लू शुलिन वही का वही पीला पड़ गया और चिल्लाया, योर मैजेस्टी, मैं निर्दोष हूं। आप अर्जुन की एकतरफा बात पर विश्वास नहीं कर सकते। वो कहता है कि मैं गद्दार हूं, लेकिन कम से कम कोई सबूत तो होना चाहिए। इंपीरियल सेंसर वैंग भी घबरा गया। एक आवाज गूंजी, योर मैजेस्टी के पास कोई प्रमाण नहीं है कि इंपीरियल सेंसर लू ने शत्रु से मिलीभगत की हो या देश से विश्वासघात किया हो। क्या योर मैजेस्टी को यह भय नहीं है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को अन्यायपूर्वक मार देने से संसार के विद्वान हतोत्साहित हो जाएंगे? इंपीरियल सेंसर झेंग ने कहा, योर मैजेस्टी को निर्णय लेने से पहले सच्चाई की जांच करनी चाहिए। इतनी जल्दबाजी में किसी को दोषी ठहराना सरासर बचकाना है। डब्ल्यूई झेंग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, योर मैजेस्टी, कृपया ये तमाशा बंद करें। ये दरबार की सभा है। इतनी बचकानी बात पर दंड का आदेश देना शोभा नहीं देता। तुम किससे बहस कर रहे हो? राजवीर ने उपहास किया। मैं कोई तमाशा नहीं कर रहा। लू शुलिन शत्रु से मिला हुआ गद्दार है। कानून के अनुसार उसके पूरे कबीले को मृत्युदंड दिया जाना चाहिए। तुम्हें प्रमाण चाहिए तो मार्किस ऑफ वीर के विरुद्ध उसने अभी जो 3 तथाकथित प्रमाण पेश किए हैं वही प्रमाण है। डब्ल्यूई झेंग अविश्वास से मुंह खोले रह गया। यानी वो मजाक नहीं कर रहा था, वो सच में गंभीर था। यह देखकर कि उसे घसीट कर ले जाया जा रहा है और उसका सिर कलम होने वाला है, लू शुलिन का चेहरा पीला पड़ गया। वो रोते हुए चिल्लाया, योर मैजेस्टी, मैं निर्दोष हूं। अगर मैंने देश से विश्वासघात किया होता तो टर्किक प्रिंसेस मुझे अवश्य लाभ देती। मुझे कोई लाभ नहीं मिला है, फिर मैं देशद्रोह का दोषी कैसे हो सकता हूं? यह सुनते ही एक ओर से तमाशा देख रही आशा की आंखें चमक उठीं। उसने आधी मुस्कान के साथ कहा, टैंग डायनेस्टी के कानून तो सचमुच बच्चों का खेल है। जांच से पहले ही निष्कर्ष निकालकर लोगों को दोषी ठहरा दिया जाता है। ये अधिकारी शत्रु से मिला हुआ और देशद्रोही कहा जा रहा है, लेकिन मुझे जानना है कि उसने किस शत्रु से मिलीभगत की है। राजवीर ने आंखें तरेरते हुए कहा, टैंग डायनेस्टी की राजनीति ऐसी चीज नहीं है जिस पर तुम, एक टर्किक प्रिंसेस, टिप्पणी कर सको। आशा ने हाथ जोड़कर कहा, यह विनम्र व्यक्ति केवल अपने मन के संदेह व्यक्त कर रही है। योर मैजेस्टी, कृपया आशा पर अन्याय न करें। योर मैजेस्टी कहते हैं कि लू शुलिन शत्रु से मिला हुआ गद्दार है, लेकिन चंगेन आने के बाद से यह पहली बार है जब मैंने इस सेंसर लू को देखा है। मुझे उसके साथ साजिश करने का कोई अवसर ही नहीं मिला। योर मैजेस्टी ने जल्दबाजी में आशा पर टैंग अधिकारियों को रिश्वत देने जैसा घृणित आरोप लगाया। इसका क्या अर्थ है? राजवीर क्षण भर के लिए चौंक गया और मन ही मन सोचा, क्या चतुर टर्किक प्रिंसेस है। लू शुलिन ने दोनों इंपीरियल गार्ड्स की पकड़ से छूटकर ताइजी हॉल में घुटनों के बल गिरते हुए जोर से चिल्लाया, मैंने इस टर्किक प्रिंसेस से कोई मिलीभगत नहीं की। नहीं, मुझे टर्किक खगानते जाकर शत्रु को फुसलाने का कोई अवसर मिला। पत्र व्यवहार की तो बात ही छोड़िए। यदि योर मैजेस्टी मुझे दंड देना चाहते हैं तो वास्तविक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे। ड्यूक ऑफ लू के झूठे आरोपों के आधार पर योर मैजेस्टी को जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। राजवीर ने दोनों इंपीरियल गार्ड्स की ओर हाथ हिलाया, उन्हें पहले बाहर जाने का संकेत दिया। इंपीरियल गार्ड्स समझदारी से पीछे हट गए। डब्ल्यूई झेंग ने आह भरते हुए कहा, योर मैजेस्टी, मैं समझता हूं कि आप क्या सोच रहे हैं, लेकिन हर बात ठोस प्रमाणों पर आधारित होनी चाहिए। मैं योर मैजेस्टी को सेंसर लू को दोषी ठहराने से नहीं रोक रहा, बल्कि मैं नहीं चाहता कि योर मैजेस्टी के कार्य विवाद का विषय बने। राजवीर ने डब्ल्यूई झेंग को घूर कर देखा। तुम बहुत बोलते हो, चुप रहो। डब्ल्यूई झेंग हिचकिचाया, फिर असहज होकर एक और हट गया और कुछ नहीं बोला।
राजवीर ने लू शुलिन की ओर देखते हुए कुछ नरम स्वर में कहा, इंपीरियल सेंसर लू ने शत्रु से मिलीभगत की है या देश से विश्वासघात, इसका निष्कर्ष मैं प्रमाण मिलने के बाद निकालूंगा। अभी तुम सेंसरेट वापस जाओ और मार्कीस ऑफ वीर के टर्किक जनजाति में विवाह की बात दोबारा मत उठाना। धन्यवाद योर मैजेस्टी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद योर मैजेस्टी। लू शुलिन ने राहत की सांस ली और ढीले पड़े झींगे की तरह सेंसर्स की पंक्ति में लौट गया। वो एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो पूरी तरह हताश दिख रहा था। ठीक उसी समय जब ताइजी हॉल में सन्नाटा छा गया था, एक दूत भीतर आया और बोला, योर मैजेस्टी, योंगझाओ के प्रीफेक्ट सीएआई वेन्योंग आपसे मिलने आए हैं। उनका कहना है कि उन्हें एक अत्यंत आपातकालीन मामला रिपोर्ट करना है। राजवीर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ऐसा कौन सा आपात मामला है? सीएआई वेन्योंग को दरबार में बुलाओ, सीएआई वेन्योंग को दरबार में बुलाओ। वैंग दे की तीखी आवाज के साथ ही योंगझाओ के प्रीफेक्ट सीएआई वेन्योंग तेजी से ताइजी हॉल में प्रवेश कर गए। सीएआई वेन्योंग ने गंभीरता से प्रणाम करने के बाद कहा, योर मैजेस्टी, भयानक घटना घटी है। मार्कीज ऑफ वीर ने ड्यूक ऑफ जिंग ल्यू झेंगुई के ज्येष्ठ पुत्र ल्यू एक्सुएआई को मार डाला है। क्या? राजवीर की आंखें फैल गई और वो अचानक ड्रैगन थ्रोन से उठ खड़ा हुआ। उसे चक्कर सा महसूस हुआ। सभी सिविल और मिलिट्री अधिकारी सदमे में हाफ उठे। क्या सच में मार्कीज ऑफ वीर ने ड्यूक ऑफ जिंग के बेटे को मार डाला? ऐसी कौन सी दुश्मनी थी कि मार्कीज ऑफ वीर ने अचानक किसी पर हमला कर दिया? ये कैसे हो सकता है? मार्कीज ऑफ वीर बिना कारण किसी की हत्या नहीं करेगा, भले ही कोई कारण हो। यूं किसी को मार देना उचित नहीं, वो भी एक ड्यूक के पुत्र को। यह मामला पूरे संसार को हिला देगा। जो लू शुलिन अभी निराश पड़ा था, वो अचानक ऊर्जा से भर उठा और अन्य सेंसर्स भी मन ही मन प्रसन्न हो गए। हे भगवान, मैं तो अभी उसे इम्पीच करने के लिए नया कारण सोच ही रहा था और उसने खुद ही मुझे एक बेहतरीन कारण दे दिया। हालांकि लू शुलिन के उदाहरण से सबक लेकर सेंसर्स ने जल्दबाजी में मेमोरियल प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने पहले मामले की सच्चाई जानने के लिए प्रतीक्षा करने का निश्चय किया। इसलिए सभी सेंसर्स कान खड़े करके आगे के घटनाक्रम की प्रतीक्षा करने लगे। आशा को भी हल्का सा उत्साह हुआ। वो टैंग डायनेस्टी की आधिकारिक पद व्यवस्था जानती थी। ड्यूक टैंग डायनेस्टी में सबसे प्रतिष्ठित कुलीन होता था, मार्कीज से भी ऊंचे दर्जे का। यदि कोई मार्कीज किसी ड्यूक के पुत्र की हत्या कर दे तो चाहे टैंग एम्परर उसे बचाना भी चाहे, शायद उसके पास कोई उपाय न हो। यह मार्कीज ऑफ वीर को अपने पक्ष में करने का एक अच्छा अवसर हो सकता है। राजवीर ड्रैगन थ्रोन पर झुककर गहरी आवाज में बोला, सीएआई वेन्योंग, मार्कीज वीर बिना वजह किसी को नहीं मारेंगे। ल्यू एक्सुएआई का उनसे कोई वास्ता नहीं है। क्या इसके पीछे कोई और वजह नहीं है? सीएआई वेन्योंग ने माथे की पसीने पोंछते हुए दुखी स्वर में कहा, योर मैजेस्टी, मार्कीज ऑफ वीर द्वारा भेजे गए रिटेनर के हिसाब से वजह यह है कि ल्यू एक्सुएआई ने वासना में बहकर मार्कीज ऑफ वीर की कॉन्क्यूबाइन को अगवा किया और उसे झांगजिया विलेज में बसाया, जो शहर से 5 मील दूर है। संयोग से मार्कीज वीर उस रात झांगजिया विलेज में रुके थे। अगले सुबह जल्दी दोनों पक्षों की मुलाकात हो गई। संघर्ष के बाद मार्कीज वीर ने अपने तलवार से ल्यू एक्सुएआई को मार दिया। लगभग यही स्थिति है। राजवीर के होंठ ट्विच हुए और वो गुस्से में दहाड़ा, क्या ये ल्यू एक्सुएआई कोई मूर्ख है? पूरे चंगन में कौन नहीं जानता कि वीर पत्नी रक्षक है? पिछली बार जब उनकी पत्नी को अगवा किया गया था तो शामिल कोई भी जीवित नहीं बचा। सभी की मौत दुखद थी। ल्यू एक्सुएआई तो कुछ और ही है। पहाड़ों में बाघ है, फिर भी वो उनकी ओर बढ़ा। किसने उसे हिम्मत दी वीर को उकसाने की? किसी और की पत्नी क्यों नहीं चुराई, बल्कि वीर की? वो सच में भयानक है। वो कहना चाहता था कि वो मरने के योग्य था, लेकिन मौके की वजह से उसने नहीं कहा। सीएआई वेन्योंग ने कहा, योर मैजेस्टी, मैंने वीर परिवार के जनरलों से केवल एक तरफ की कहानी सुनी है। विस्तार से जानने के लिए मैंने पहले ही चंगन मैजिस्ट्रेट को झांगजिया विलेज भेजा है। आप क्या सोचते हैं? क्या हमें अपराध स्थल पर जाकर और जानकारी लेनी चाहिए या चंगन मैजिस्ट्रेट और वीर को ताइजी हॉल में बुलाना चाहिए? सेंसर्स को मामला समझ में आया था और वे मौका आजमाने के लिए उत्सुक थे। एक इंपीरियल सेंसर सरनेम वैंग आगे बढ़ा और कहा, योर मैजेस्टी, ल्यू एक्सुएआई आखिरकार एक ड्यूक का बेटा है। सीधे शब्दों में कहें, जब ड्यूक ऑफ जिंग की मृत्यु होगी तो ल्यू एक्सुएआई ड्यूक की उपाधि विरासत में पाएगा, जिससे उसकी प्रतिष्ठा स्पष्ट होती है। भले ही ल्यू एक्सुएआई गलत था, मार्कीज वीर को उसे नहीं मारना चाहिए था, खासकर जब उसने ड्यूक का बेटा मारा। टैंग डायनेस्टी में किडनैपिंग के लिए कोई कानून नहीं है। स्पष्ट है कि वीर हिज मैजेस्टी के फेवर पर निर्भर होकर ड्यूक के बेटे को बेवजह मार डाला। हमारे ग्रेट टैंग के कानूनों के अनुसार सबसे गंभीर अपराधों के लिए सिर कलम करना और सार्वजनिक प्रदर्शन करना है, और सबसे हल्के अपराधों के लिए लिंगनान में निर्वासन और चंगन में कदम रखने पर प्रतिबंध है। मैं हिज मैजेस्टी से आग्रह करता हूं कि मार्कीज ऑफ वीर को इस अपराध के लिए दंडित करें। एक अन्य सेंसर आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर कहा, सेंसर वैंग की बातें सही हैं। मैं इसे समर्थन करता हूं। मैं भी इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हम इसे समर्थन करते हैं। राजवीर ने गुस्से में अपनी मुट्ठी मेज पर मारी और दहाड़ा, तुम जैसे ट्रबल मेकर्स हर जगह क्यों हैं? क्या मेरे लिए तुम खुद को संभाल नहीं सकते? डब्ल्यूआई झेंग ने अपनी पलकें उठाई, भौहें तानी और कहा, योर मैजेस्टी, अपने शब्दों में सावधान रहें।
एम्परर के रूप में आपको अपने शब्द और कर्मों का पालन करना चाहिए। आप सेंसर्स को ऐसी वल्गर भाषा में कैसे वर्णित कर सकते हैं? अगर सेंसर्स सभी ट्रबल मेकर्स हैं, तो ताइजी हॉल में आप सब क्या है? डब्ल्यूआई झिंग के शब्दों ने सार्वजनिक गुस्सा भड़काया। कई लोग उन्हें गुस्से से घूरने लगे और कई लोग होठों के कोनों में ट्विच करने लगे। क्या हम सब गंदगी में बदल गए हैं? डब्ल्यूआई झिंग, अगर तुम नहीं बोलोगे तो कोई ये नहीं सोचेगा कि तुम बहरे हो। चुप रहो, तुम्हारा मुंह बदबूदार है। क्या ये पहला वर्णन हिज मैजेस्टी नहीं किया था? क्या ट्रबल मेकर है? अब सभी गंदगी में बदल गए। हाँ, राजवीर लाल हो गया, ये समझते हुए कि उसने अनजाने में खुद को ही गाली दी थी। उसने मेमोरियल्स जमा करने वाले सेंसर्स की ओर देखा, भौहें तानी और कहा, मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते हैं। ये कार्रवाई टैंग डायनेस्टी के कानूनों को बनाए रखने के लिए भी है। मैं सभी को संतोषजनक स्पष्टीकरण दूंगा। उसने दाइझू की ओर देखा और कहा, दाइझू, कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू के मिनिस्टर, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुरंत झांगजिया विलेज जाओ और सच्चाई पता करो तथा सभी शामिल लोगों को ताइजी हॉल लाओ। मैं व्यक्तिगत रूप से इस मामले को संभालूंगा। मैं आदेश का पालन करता हूं। दाइझू ताइजी हॉल से बाहर गया और डाली टेम्पल के लोगों के साथ झांगजिया विलेज की ओर भागा। राजवीर फिर आशा की ओर देखा और कहा, मैं पहले ही जानता हूं कि प्रिंसेस युए का चंगन मिशन क्या उद्देश्य है। मैं तुम्हें स्पष्ट बता सकता हूं कि मार्किस ऑफ वीर का टर्किक परिवार में विवाह करना बिल्कुल असंभव है। योर हाइनेस, आपको उस विचार को त्याग देना चाहिए। स्थिति यही है। कृपया प्रिंसेस टर्क होंगलू टेम्पल पोस्ट स्टेशन लौट जाए। बिना इंपीरियल एडिक्ट के आपको पैलेस में प्रवेश की अनुमति नहीं है। आशा नहीं गई, लेकिन मुस्कुराते हुए बोली, योर मैजेस्टी, मैंने अपना उद्देश्य बताया है, फिर भी मैं मार्किस ऑफ वीर की राय सुनना चाहती हूं। योर मैजेस्टी बिना मार्किस ऑफ वीर से परामर्श किए जल्द निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। राजवीर ने गहरी आवाज में कहा, मार्किस ऑफ वीर टैंग डायनेस्टी का सब्जेक्ट है। उसका भाग्य तय करने का अधिकार मुझे है। भले ही वो टर्किक ट्राइब में शादी करना चाहे और तुम्हारा पति बनना चाहे, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूं। और क्या कहना है तुम्हें? आशा झुकी और बोली, वैसे भी आशा मार्किस ऑफ वीर से मिलना चाहती है और व्यक्तिगत रूप से अपना उद्देश्य समझाना चाहती है। राजवीर ने भौहें तानी और हाथ हिलाते हुए कहा, जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा करो। धन्यवाद योर मैजेस्टी। आशा मुस्कुराई और फिर से झुकी और शांतिपूर्वक एक कोने में बैठकर धैर्यपूर्वक इंतजार करने लगी। ये इंतजार पूरे 1 घंटे तक चला। 1 घंटे बाद वीर दाइझू, मिनिस्टर ऑफ द कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू, के साथ ताइजी हॉल में प्रवेश किया। ये टैंग डायनेस्टी में आने के बाद उसका दूसरा पैलेस में प्रवेश था और लगभग सभी सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स उसके लिए अपरिचित थे। वीर मुख्य हॉल के केंद्र में पहुंचा, हाथ जोड़कर सलाम किया और कहा, आपका दास मार्किस वीर ऑफ लैंशन योर मैजेस्टी को सलाम करता है। आशा कोने में खड़ी ध्यानपूर्वक उस युवक को देख रही थी जिसकी आंखों पर काली सतीन की पट्टी थी। उसका चेहरा दृढ़ था और रूप हैंडसम। आशा खुद को खुशी से भरते हुए सोच रही थी, क्या हैंडसम टैंग आदमी है? क्या यही मार्किस ऑफ वीर है? वो सच में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरा है। जब उसने मार्किस ऑफ वीर से टर्किक परिवार में शादी करने को कहा तो वो थोड़ी एप्रहेंसिव थी, लेकिन अब उसे प्रत्यक्ष में देखकर, जैसा कि अफवाहें थी, वो हैंडसम और टैलेंटेड था और आशा बेहद खुश हुई। राजवीर ने धीरे से कहा, लॉर्ड वीर, तुम्हें तो पता है कि मैंने तुम्हें ताइजी हॉल में क्यों बुलाया है ना? मुझे पता है, ये लियू एक्सयूएआई के बारे में है, जो ड्यूक ऑफ जिंग का पुत्र है। दृश्य का निरीक्षण करने के बाद राजवीर ने कहा, सेंसरेट ये आरोप न लगा पाए कि मैं मार्किस ऑफ वीर का पक्षपाती हूं, इसलिए कोर्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू के मंत्री दाइझू पूरी कहानी सुनाए। दाइझू, जल्दी बताओ, बिना कोई हिस्सा छोड़े। जी, दाइझू ने हाथ जोड़कर ऊंची आवाज में कहा। लियू एक्सयूएआई, ड्यूक ऑफ जिंग का पुत्र, ने सबसे पहले मार्किस ऑफ वीर की कॉन्क्यूबाइन को बैवेजू में देखा और वासना में गिरा। उसने उसे परेशान किया और कई बार बुलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कल रात उसने गुप्त रूप से योजना बनाई कि बैवेजू में घुसकर मार्किस ऑफ वीर की कॉन्क्यूबाइन को उठाकर शहर के बाहर झांगजिया विलेज में रख दे। बैवेजू का दूसरा प्रबंधक और कुछ वेटर्स इस घटना के साक्षी हैं। ये सभी गवाह बन सकते हैं। लियू एक्सयूएआई मूल रूप से वीर की कॉन्क्यूबाइन को जिंगो गोंग लियू झेंगुई के दर्शन के बहाने होंगझाओ ले जाना चाहता था। हालांकि जब वो उसे झांगजिया विलेज से लेने गया तो उसने लैंशन हो से सामना किया और दोनों पक्ष तलवारें निकालकर आमने सामने हो गए। लियू एक्सयूएआई और उसका नौकर झंग डेफू घमंडी और हठीले थे। उन्होंने मार्किस ऑफ वीर को उकसाया। दोनों पक्षों में भयंकर लड़ाई हुई। लियू एक्सयूएआई के पक्ष में कुल 38 लोग थे और मार्किस ऑफ वीर के पक्ष में कुल 14 लोग। इनमें से ड्यूक ऑफ जिंग के परिवार के 22 रिटेनर्स युद्ध में मारे गए, जिनमें लियू एक्सयूएआई और उसके नौकर झंग डेफू भी शामिल है। 6 अन्य रिटेनर्स भाग गए और 10 को वीर ने पकड़ लिया। सभी को ताइजी हॉल के बाहर ले जाया गया। वीर के 3 रिटेनर्स युद्ध में मारे गए और सभी शामिल लोग महल के बाहर ले जाए गए। मामले की जांच और पुष्टि हो गई है और जैसा कि योंगझाओ के प्रीफेक्ट ने कहा, सभी लियू एक्सयूएआई के रिटेनर्स गवाह बन सकते हैं। योर मैजेस्टी, कृपया निर्णय ले। दाइझू के बोलने के बाद वो एक और खड़ा हो गया। मौजूद सभी लोग गहरे भावुक हो गए। लियू एक्सयूएआई की ओर से 20 से अधिक लोग मारे गए,
जबकि मार्किस ऑफ वीर के केवल 3 रिटेनर्स मरे। कितनी बड़ी उपलब्धि! वास्तव में ऐसा नहीं था। इन 22 में से 7 को वीर ने मारा, 10 को सावित्री ने और केवल 5 को परिवार के गार्ड्स लेड बाय राजू ने मारा, जिसमें 3 की जान गई। फिर भी ये सुनने में ऐसा लगता है कि उनकी लड़ाकू क्षमता अद्भुत है। दाई झू की बात सुनकर राजवीर ने राहत की सांस ली। उसने उन सेंसर्स की ओर देखा जिन्होंने पहले मेमोरियल प्रस्तुत किया था और हल्की मुस्कान के साथ कहा, सेंसर्स, ये समझ में आता है कि लियू XUAI उस हंगामे में मारा गया जब दोनों पक्षों ने हथियारों से एक दूसरे पर हमला किया। यह मामला मूल रूप से लियू XUAI ने शुरू किया था। वीर द्वारा उसके एब्डक्टेड कॉन्क्यूबाइन को वापस लेने के लिए क्या गलत था? यह स्पष्ट रूप से लियू XUAI चाहता था कि वीर का पक्ष मारा जाए ताकि मामले का पर्दाफाश न हो, अपनी संख्या के भरोसे। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि खुद मारा जाएगा। सज्जनों, क्या आपके पास कुछ और कहने के लिए है? राजवीर की नजरें सेंसरेट पर तीखी थी। सेंसर्स मौन हो गए और सिर झुका लिया। राजवीर इस परिणाम से बहुत संतुष्ट था। किसी को बाद में मामले की सच्चाई भ्रमित न करने देने के लिए राजवीर ने आदेश दिया कि लियू XUAI के पकड़े गए सभी रिटेनर्स को ताइजी हॉल में लाया जाए ताकि घटना का वर्णन किया जा सके। उनके निष्कर्ष दाई झू के ज्ञान से काफी अलग थे। राजवीर ने राहत की सांस लेते हुए दाई झू से कहा, ड्यूक ऑफ जिंग के घराने के मामले में शामिल सभी रिटेनर्स को डाली टेम्पल जेल में बंद कर दो। ड्यूक ऑफ जिंग के चंगेन लौटने के बाद उन्हें सच्चाई बताओ और फिर उनके अपराध के अनुसार दंड दो। जी, योर मैजेस्टी। दाई झू ताइजी हॉल से बाहर निकले और ड्यूक ऑफ जिंग के घराने के सभी रिटेनर्स को डाली टेम्पल जेल तक पहुंचाया। राजवीर ने वीर की ओर चिंतित होकर देखा और पूछा, लॉर्ड वीर, क्या तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन मीना घायल हुई? क्या वो डर गई? वीर चौंका, फिर सिर हिलाते हुए कहा, योर मैजेस्टी, लियू XUAI ने मीना को नहीं उठाया। राजवीर ने भौहें तानी और तुरंत गुस्से में कहा, ये लियू XUAI वास्तव में पिंगटिंग को ही एब्डक्ट कर गया। उसने सूर्य प्रकाश की ओर देखा। उसका स्वर थोड़ा उलझन भरा था और कहा, लियू XUAI और पिंगटिंग दोनों चंगेन में रहते हैं। तार्किक रूप से लियू XUAI को पिंगटिंग की पहचान पता होनी चाहिए। वो इतना मूर्खतापूर्ण काम क्यों करेगा? सूर्य प्रकाश ने भी वीर की ओर उलझन भरी नजरों से देखा। वीर मुस्कुराया और सिर हिलाया, कहते हुए, योर मैजेस्टी, ये पिंगटिंग भी नहीं है। राजवीर की आंखें अविश्वास में फैल गई। क्या तुम्हारे पास केवल ये 2 कॉन्क्यूबाइंस ही हैं? अगर ये मीना और पिंगटिंग नहीं है तो ये कौन हो सकता है? वीर ने गंभीर स्वर में कहा, ये मीना नहीं है, नहीं पिंगटिंग, बल्कि ललिता बैवेजू की हेड मैनेजर है। राजवीर का चेहरा तुरंत काला पड़ गया और उसके होंठ अनियंत्रित रूप से झिंझोड़ने लगे। सूर्य प्रकाश ने तिरस्कार से अपने होंठ सिकोड़ लिए, फिर दूरी बनाए रखने के लिए एक और हो लिया। जब तक ये उसकी बेटी नहीं थी, सब ठीक था। राजवीर जब होश में आया तो लगभग खून उगल देता। वो आंखें फैलाकर अविश्वास में बोला, क्या वो वही फीमेल स्लेव नहीं थी जिसे तुम ब्रोकरेज से खरीदे थे? ये कब तुम्हारी कॉन्क्यूबाइन बन गई? वीर ने चेहरे को विला की ओर करते हुए शांत स्वर में कहा, कल नहीं थी, लेकिन आज है। सभी सिविल और मिलिट्री अधिकारी स्तब्ध रह गए। क्या ये कोई पागल रणनीति है? ध्यान से सोचो। जब सभी ने इसे समझा तो उन्हें एहसास हुआ कि अगर मार्किस ऑफ वीर ने ड्यूक के पुत्र को किसी ब्रोकरेज से खरीदी गई मेड के कारण मारा होता तो उसका अपराध और बड़ा होता और वो सैकड़ों मुंह होने पर भी सजा से बच नहीं पाता। लेकिन अगर ड्यूक के पुत्र की हत्या अपने वाइव्स और कॉन्क्यूबाइंस की रक्षा के लिए की गई तो ये मामला अलग था। अधिकारी, जो अब स्थिति को समझ गए थे, अपने होठों के कोनों में हल्का हंसी का संकेत दिखा रहे थे। हे भगवान, वो सच में खुद को बचाने का खेल खेलना जानता है। राजवीर ने एक पल विचार किया, फिर उसका चेहरा पूरी तरह कड़ाही के तले की तरह काला हो गया। जबरदस्ती मुस्कान के साथ उसने कहा, वीर की कॉन्क्यूबाइंस लेने की गति वाकई असाधारण है। तुम और तुम्हारी पत्नी रिया केवल आधे साल से शादीशुदा हो। फिर उसने मीना को कॉन्क्यूबाइन के रूप में लिया और 2.5 महीने पहले उसने पिंगटिंग से शादी की। अब उसने एक और कॉन्क्यूबाइन ले ली है। आधे साल से भी कम समय में आपकी पहली पत्नी को गिनकर आप औसतन हर 2.5 महीने में एक पत्नी पा रहे हैं। यहां तक कि फसल काटना भी इतना तेज नहीं होता। इसी दर से 2 साल से भी कम समय में आपके पास 1 दर्जन से अधिक पत्नी और कॉन्क्यूबाइंस हो जाएंगी, है ना? मार्किस वीर सच में हम सभी के लिए एक आदर्श है। जब राजवीर ने यह कहा तो वो दांत पीसते हुए दिखाई दिया, क्योंकि वीर के काम उसके सबसे संवेदनशील नस को छू गए थे। उसने सोचा था कि उसकी बेटी चौथे नंबर पर होगी, लेकिन अब वो 5वें नंबर पर आ गई। नहीं, मुझे जल्दी से जल्दी अपनी बेटी की शादी उसके साथ करनी होगी, वरना थोड़ी देर में मेरी बेटी परिवार की 6ठी संतान बन जाएगी। वीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, योर मैजेस्टी, पुरुष और महिला के बीच प्रेम एक प्राकृतिक मानव भावना है। टैंग डायनेस्टी के कानून में यह निर्धारित नहीं किया गया कि मैं कॉन्क्यूबाइन नहीं ले सकता, है ना? राजवीर का चेहरा ट्विच हुआ और उसने बहुत अप्रिय भाव के साथ सिर हिलाया। सच में कॉन्क्यूबाइन लेने पर कोई नियम नहीं है। मार्किस के रूप में आपके लिए 3 पत्नी और 4 कॉन्क्यूबाइन होना स्वाभाविक है, लेकिन फिलहाल इस मामले पर चर्चा नहीं करते। मेरे मन में एक सवाल है और मैं मार्किस वीर से इसका जवाब चाहता हूं। वीर ने कहा, योर मैजेस्टी, कृपया कहें। राजवीर ने जिज्ञासा भरे चेहरे के साथ पूछा, तुम सान्हे विलेज में क्यों नहीं रुके? तुम झांगजिया विलेज क्यों गए?
और तुम्हारी मुलाकात लियो एक्सयूएआई से कैसे हुई? क्या ये वास्तव में सिर्फ संयोग था? वीर हल्की मुस्कान के साथ बोला, क्योंकि मेरे एक दोस्त झांगजिया विलेज में रहते हैं, इसलिए मैं वहां रात रुका। राजवीर हैरानी से पूछा, तुम्हारे दोस्त झांगजिया विलेज में हैं? मुझे कैसे पता नहीं चला? ये क्या मैं इसे योर मैजेस्टी को निजी रूप से समझा सकता हूं? राजवीर ने थोड़ी देर चुप्पी साधी, फिर सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ये तुम्हारा निजी मामला है, मैं ज्यादा नहीं पूछूंगा। मैं केवल जिज्ञासा के लिए पूछा था। चूंकि तुम बात नहीं करना चाहते तो छोड़ दो। वीर ने हाथ जोड़कर कहा, योर मैजेस्टी, आपकी सहानुभूति के लिए धन्यवाद। अगर और कुछ नहीं है तो क्या मैं अपनी विदाई ले सकता हूं? राजवीर ने सिर हिलाया और कहा, लॉर्ड वीर, तुम अभी नहीं जा सकते। टैंग डायनेस्टी तुर्क्स के साथ युद्ध के लिए तैयार हो रही है। मुझे डर है कि यह कठिन लड़ाई होगी। चंगेन की सेना में केवल 50,000 सैनिक हैं, जो 200,000 टर्किक कैवलरी का सामना नहीं कर सकते। मैं चाहता हूं कि तुम एक लीथल वेपन तैयार करो, जो विशेष रूप से कैवलरी के खिलाफ हो, सिर्फ 1 महीने में। अगर सफल हुए तो मैं तुम्हें बहुत पुरस्कृत करूंगा। अगर असफल हुए तो कोई बात नहीं, बस मुझे कोई भी प्रैक्टिकल वेपन दे दो। यह कहकर राजवीर अनजाने में मुस्कुराया। अगर तुम ये काम अच्छे से करोगे तो मैं तुम्हें बहुत पुरस्कृत करूंगा। राजवीर ने पहले ही तय कर लिया था कि वीर द्वारा दिया गया कोई भी नया वेपन एक महान उपलब्धि मानी जाएगी और वो इसे कोर्ट असेंबली में घोषित कर सकेगा और प्रिंसेस को कोई फीवडम दे सकेगा। उसने उसे अपनी बेटी के साथ मंगनी कर दी, भले ही वो अपने लिए अजीब आकार की किचन नाइफ तेज करे, ये भी गिना जाएगा। राजवीर अपनी बेटी की शादी कराने में पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन वीर आश्चर्यचकित दिखे और बोले, टैंग डायनेस्टी तुर्क्स के साथ युद्ध करने वाली है? कब? मुझे कैसे पता नहीं चला? राजवीर बोल पाते उससे पहले मिलिट्री ऑफिसर कॉर्प्स के अर्जुन ने हंसते हुए कहा, लॉर्ड वीर, शायद तुम्हें पता नहीं है, लेकिन हाल ही में एक टर्किक प्रिंसेस को चंगेन में एनवॉय के रूप में भेजा गया था। आज कोर्ट मीटिंग में उसने हिज मैजेस्टी से ये अनुमति मांगी कि मार्कीज ऑफ वीर टर्किक परिवार में शादी करे। तुम सच में किस्मत वाले हो। वीर ने आंखें बड़ी कर दी, चेहरा डिसबिलीफ से भरा। एक टर्किक प्रिंसेस चंगेन मिशन पर गई। एम्परर राजवीर से अनुरोध किया कि मार्कीज ऑफ वीर को टर्किक पुरुष से शादी करने की अनुमति दे। वीर के होंठ ट्विच हुए, चेहरा तुरंत कड़ाही के तल की तरह काला हो गया। उसने दहाड़ा, ये बेतुका है, तुर्क्स बिल्कुल हद से आगे जा रहे हैं। राजवीर ने आशा की ओर देखा, फिर वीर से मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं मार्कीज ऑफ वीर को टर्किक खगानते में शादी करने नहीं दूंगा। टर्किक खगन जीएलआई ने तो धमकी भी दी कि अगर तुम्हें टर्किक खगानते में शादी करने की अनुमति नहीं मिली और तुम्हारा दामाद नहीं बनने दिया तो वो खुद 200,000 सैनिकों के साथ डब्ल्यूआर रिवर के किनारे घोड़े चराने आएगा। क्या मजाक है? मुझे डराने की कोशिश मत करो। तुम मेरे ग्रेट टैंग डायनेस्टी के मार्कीज ऑफ वीर हो, तुम कैसे तुर्क्स के दामाद बन सकते हो? इसलिए मैंने तय किया है कि जब तक जीएलआई अपनी कैवलरी लेकर आक्रमण न करे, मैं खुद आर्मर पहनकर सेना के साथ जाऊंगा, ताकि तुम्हें मार्कीज ऑफ वीर तुर्क्स द्वारा न ले जाया जाए। राजवीर की बात सुनकर वीर को तुरंत गूस बम्प्स आ गए। यहां तक कि इस समय भी राजवीर अभी भी अच्छा आदमी कार्ड बांट रहे हैं अपने लिए तुर्क्स के खिलाफ युद्ध। क्या ये और भी आउटरेजियस हो सकता है? वीर ने गहरी सांस ली, हाथ जोड़कर कहा, इस मामले में मुझे सच में योर मैजेस्टी का धन्यवाद करना चाहिए कि आपने मुझे पीस के लिए बलिदान नहीं बनाया है। स्वागत है। राजवीर कान से कान तक मुस्कुराए, हाथ हिलाया और बोले, टर्किक प्रिंसेस हॉल में है। उसने कहा कि वह तुमसे व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहती है और तुम्हारी सहमति मांगती है। अगर तुम टर्किक परिवार में शादी करने और उसके पति बनने के लिए सहमत हो तो तुर्क्स कभी हमला नहीं करेंगे। यह सुनकर वीर ने जल्दी से खोजा और आखिरकार कोने में एक सुंदर एक्सोटिक चेहरे वाली महिला को देखा। वो सच में एक ब्यूटी थी, ब्रेथ टेकिंगली ब्यूटीफुल। हालांकि वीर को इस टर्किक ब्यूटी में कोई पसंदगी नहीं थी। उसने चिल्लाया, ये बेतुका है, ये बेतुका है। मैं ग्रेट टैंग डायनेस्टी का आदमी हूं, ग्रेट टैंग में जन्मा और ग्रेट टैंग के लिए मरूंगा। मैं टर्किक ट्राइब में शादी कैसे कर सकता हूं और इस विदेशी बारबेरियन का पति बन सकता हूं? सबने तुरंत वीर की ओर नई इज्जत से देखा, थम्स अप दिया और उसकी इंटेग्रिटी, पैट्रियोटिज्म और अपराइट कैरेक्टर की सराहना की। लेकिन अगले ही पल वीर ने अपना स्वर बदल दिया, बहुत सारे लोग मुझसे शादी करना चाहते हैं, तुम्हें लाइन में लगना पड़ेगा। तुरंत ही एयर में अवमानना, घृणा और आहे भरने की आवाज गूंज उठी। राजवीर ने वीर की ओर घृणा भरी नजरों से देखते हुए कहा, टर्किक प्रिंसेस टैंग डायनेस्टी में एक दूत के रूप में आई थी ताकि मेरी एक्साइन प्रिंसेस से अपने भाई के विवाह के लिए अनुरोध करे और 2 देशों के बीच मित्रता स्थापित हो। तुम्हें परिवार में शामिल करने की बात तो केवल एक साइड मुद्दा था। वीर ने भौं उठाई और सीधे स्वर में कहा, एक ऐसी ग्रेट टैंग डायनेस्टी की प्रिंसेस जिसकी जिंदगी 10,000 सोने के टुकड़ों के बराबर है, कैसे किसी साधारण टर्किक बारबेरियन से शादी कर सकती है? यह सुनते ही आशा का चेहरा अत्यंत काला हो गया। वो कोने से बाहर निकली और बहस करने लगी। टैंग लोगों की नजर में तुर्क्स बारबेरियन माने जाते हैं, लेकिन हमारे टर्क लोगों की नजर में आप टैंग लोग भी कम बारबेरियन नहीं है। वो मूल रूप से कोशिश करना चाहती थी, लेकिन वीर की ये टिप्पणी कि तुर्क्स बारबेरियन है, उसने उसकी नसों को झकझोर दिया और वो बहुत असहज हो गई। वीर ने उपहास करते हुए कहा, टैंग लोग बारबेरियन है?
हम टैंग लोग हजारों सालों का इतिहास रखते हैं। हमारे पास विशाल भूमि, प्रचुर संसाधन और सभ्य संस्कृति है। तुम तुर्क्स कैसे हिमाकत करते हो कि टैंग लोगों को बारबेरियन कहो? ये तो एक बड़ा मजाक है, दुनिया की सबसे हास्यास्पद बात है। इस टर्किक प्रिंसेस, मैं तुमसे पूछता हूं, क्या टैंग लोगों ने कभी किसी को दो पांव वाला भेड़ कहा? क्या टैंग लोगों ने कभी सीमा पर रहने वाली जातियों को लूटने की पहल की? क्या टैंग लोगों ने कभी महिलाओं को सेना के भोजन के लिए बंदी बनाया? तुम्हारी टर्किक कैवलरी में कितने कैवलरीमैन ऐसे हैं जिन्होंने टैंग लोगों का रक्त और मांस नहीं चखा? कितने टर्किक कैवलरीमैन ने टैंग सीमा पर लोगों को लूटने में हिस्सा नहीं लिया? तुम कैसे टैंग लोगों को बारबेरियन कह सकते हो? असली बारबेरियन कौन है? उसका भावुक भाषण सिविल और मिलिट्री अधिकारियों के भावनाओं को भड़का गया और वे तालियां बजाने और जयकारा लगाने से खुद को रोक नहीं पाए। आशा का चेहरा पीला पड़ गया। उसने मजबूती से होंठ दबाए और उसे झूठा साबित नहीं कर सकी। क्या तुम ये कहकर इसका खंडन कर सकते हो कि सैनिकों के पास भोजन नहीं था और उन्हें टैंग महिलाओं को भोजन के लिए पकड़ने के लिए मजबूर किया गया? क्या हम ये बहाना बनाकर खंडन कर सकते हैं कि तुर्क्स गरीब थे और इसलिए टैंग सीमा क्षेत्रों पर लूटपाट की? ग्रेट टैंग डायनेस्टी के मार्कीज ऑफ वीर ने जो कहा वो एक निर्विवाद तथ्य है और किसी भी कोण से इसका खंडन नहीं किया जा सकता। राजवीर ने भावुक होकर कहा, टर्किक प्रिंसेस, कृपया मार्कीज ऑफ वीर के सवाल का जवाब दो। आशा ने दांत पीसते हुए पूरी तरह छोड़ दिया कि यह आदमी टर्किक परिवार में शादी करेगा। वो जान गई कि उसके बारबेरियन के प्रति घृणा गहरी जड़ें जमा चुकी है और इसे मिटाना असंभव है। उसने राजवीर की ओर देखा, असुविधा को दबाते हुए कहा, आशा का चंगन मिशन मूल रूप से विवाह के लिए प्रिंसेस मांगना था ताकि दो देशों के बीच स्थिति स्थिर हो और युद्ध समाप्त हो। चूंकि हिज मैजेस्टी द एम्परर असहमत है, आशा निश्चित रूप से टर्किक खगानते लौटकर मेरे पिता को सच्चाई बताएगी। हालांकि हिज मैजेस्टी द एम्परर को वर्षों पहले के बाइंक्याओ पैक्ट को नहीं भूलना चाहिए और तुर्क्स को देने के वादे को याद रखना चाहिए। वार्षिक ट्रिब्यूट को थोड़ी भी कटौती नहीं करनी चाहिए। आशा विदा लेती है। आशा ने झुककर दृढ़ता से प्रस्थान किया। हाँ, वीर ने ठंडे स्वर में फुफकारते हुए कहा, योर मैजेस्टी, बैमा में अपमान हमारे कमजोर होने के कारण एक अस्थायी उपाय था, लेकिन अब ऑफेंस और डिफेंस की भूमिकाएं बदल चुकी हैं और तुर्क्स शायद टैंग डायनेस्टी के सामने टिक नहीं सकते। योर मैजेस्टी, मैं इस समय एक बात कहना चाहता हूं। हमारा ग्रेट टैंग डायनेस्टी चाइना का एक वैध और शक्तिशाली राष्ट्र, गर्वित और अडिग है। 10,000 पीढ़ियों के लिए आधार स्थापित करने के लिए हमें यह सिद्धांत अपनाना चाहिए कि हम किसी भी रूप में वसल राज्य नहीं बनेंगे, रिप्रेशंस नहीं देंगे, विवाह के माध्यम से पीस नहीं करेंगे, क्षेत्र नहीं छोड़ेंगे और ट्रिब्यूट नहीं देंगे। एम्परर राष्ट्र के द्वार की रक्षा करेंगे और मोनार्क देश के लिए मरेंगे। ये सुनते ही ताईजी हॉल में पूर्ण सन्नाटा छा गया, यहां तक कि एक पिन गिरने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। सिर्फ दरबारियों की भारी सांसें सुनाई दी। सभी सिविल और मिलिट्री अधिकारी स्तब्ध थे, बिना किसी अपवाद के। हर किसी के शरीर में गूज बम्प्स थे, जिसमें वीर भी शामिल था। विदेशी शक्तियों के सामने न झुकना, ट्रिब्यूट न देना, विवाह के माध्यम से पीस न करना, क्षेत्र न छोड़ना या रिप्रेशंस न देना, क्या अडिग ईमानदारी है। एम्परर राष्ट्र के द्वार की रक्षा करते हैं, मोनार्क देश के लिए मरते हैं। यह कितनी महान बात है। राजवीर की आंखें चमकी और उसने अपने आप से फुसफुसाया, एम्परर राष्ट्र के द्वार की रक्षा करते हैं, मोनार्क देश के लिए मरते हैं। एम्परर राष्ट्र के द्वार की रक्षा करेंगे, चाहे देश गिर जाए, चाहे वो मर जाए, वो कभी भी शत्रु के सामने नहीं झुकेगा। क्या शानदार उदाहरण है एक मोनार्क का देश के लिए मरने का। तालिया, सूर्य प्रकाश ने चिल्लाया। उसने आगे बढ़कर हाथों की हथेलियों को एक दूसरे में थपथपाया, जिससे एक कुरकुरी आवाज हुई। शानदार। सभी सिविल और मिलिट्री अधिकारी एक साथ जयकारा लगाने लगे। बेशक कुछ अधिकारी थे जो इस पर हंसे और उपेक्षा से देखा। आशा हॉल के बाहर खड़ी, पीले चेहरे के साथ अपने रक्तहीन होठों को दबाए, उस काले वस्त्र में छिपे व्यक्ति की ओर गहराई से देख रही थी। वो जानती थी कि एक बार राष्ट्र का रक्त संबंध शुरू हो गया तो इसे पराजित नहीं किया जा सकता। वो चाहती थी कि उसके लोग ऐसा व्यक्ति पैदा करें, बजाय उन दोगले लोगों के जो गॉड ऑफ द प्लेटो, ग्रांट मी स्ट्रेंथ चिल्लाते हैं। यदि तुर्क्स ऐसे करिश्माई व्यक्ति पैदा कर सकते तो वे इतने छोटे छोटे कई ट्राइब्स में कैसे बंटे और बिखरे हुए होते। यदि उनके पिता खगन GLI नहीं होते, जिन्होंने जल्दी से इन ट्राइब्स को एकजुट किया, तो तुर्क्स शायद अब भी अव्यवस्थित होते और शायद सदियों पुरानी परंपरा को जारी रखते हुए किसी भी उपजाऊ घास के मैदान को हिंसक तरीके से कब्जा करने और रख लेने में लगे रहते। नोमैडिक लोगों द्वारा स्थापित डायनेस्टीज के लिए कोहेजन की कमी सामान्य समस्या है। एक परेशान आशा वापस होंगलू टेम्पल इन लौट आई। उसकी पर्सनल मेड सर्वेंट आगे बढ़ी और पूछा, प्रिंसेस, क्या आपने टैंग एम्परर से मिलने के बाद कुछ हासिल किया? आप इतनी परेशान क्यों दिख रही है? आशा ने सिर हिलाया। उसने कहा, राजवीर मेरी कल्पना से कहीं अधिक कठोर है। मैंने गुप्त रूप से तय किया था कि लैंशन के मार्कीज को टर्किक परिवार में शादी करने दी जाए, लेकिन वो सहमत नहीं हुआ। इसलिए मैंने उससे झूठ कहा कि अगर वो नहीं माना तो मेरे पिता 200,000 सैनिक भेजकर चंगन पर हमला कर देंगे। दासी ने आश्चर्य से पूछा, तो टैंग के एम्परर ने क्या कहा? आशा ने कड़वाहट से कहा,
राजवीर ने कहा कि अगर तुर्क्स लड़ना चाहते हैं तो वो अंत तक उनका साथ देगा। इसी कारण उसने विभिन्न सीमा किलों से सैनिक चंगेन स्थानांतरित कर दिए युद्ध की तैयारी के लिए। यह मजाक जैसा नहीं लग रहा था। दासी ने अविश्वास से कहा, एक देश का राजा सिर्फ एक व्यक्ति के लिए युद्ध छेड़ देगा? ये तो बहुत बचकाना है। आशा ने सिर हिलाया और कहा, यह बच्चों का खेल नहीं है। हम कल सान्हे विलेज गए थे और देखा कि इतना समृद्ध गांव सच में दुर्लभ है। अगर टैंग डायनेस्टी के सभी हिस्से ऐसे होते तो हमारे तुर्क्स खतरे में पड़ जाते। और आशा की आंखों में चिंता झलकने लगी। आज मैंने उसे दरबार में देखा। ये लैंशन का मार्कीज टैंग लोगों के अलावा अन्य जातियों के लोगों के प्रति गहरी नफरत रखता प्रतीत होता है। ये नफरत जैसे उसकी हड्डियों में समा गई हो। उसने आधे साल से भी कम समय में अपने फीफडम को एक समृद्ध स्थान बना दिया। समय मिलने पर टैंग डायनेस्टी अवश्य ही फले फूलेगी। इसलिए राजवीर उसे टर्किक कबीले में शादी करने नहीं देगा और वो खुद भी ऐसा विचार नहीं रखता। अगर टैंग डायनेस्टी को इस व्यक्ति के नेतृत्व में विकसित होने दिया गया तो ये फॉर्मर हार्ट डायनेस्टी जितना शक्तिशाली बन जाएगा। अगर ये व्यक्ति फॉर्मर हार्ट डायनेस्टी के हो क्यूबिंग की तरह महान उपलब्धियां हासिल कर ले, जैसे भेड़ियों की मांद को सील करना और विशाल समुद्र से जल पीना, तो हमारे तुर्क्स का भविष्य चिंताजनक हो जाएगा। ये कहते कहते आशा बेहद चिंतित हो गई। दासी ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए? आशा ने होंठ काटते हुए कहा, चूंकि राजवीर टस से मस नहीं हो रहा तो हमें सीधे लैंशन के मार्कीज से शुरुआत करनी होगी। जब तक हम उसे तुर्क्स का सब्जेक्ट बना सकें और उसकी मदद से उन्हें समृद्ध और शक्तिशाली बना सकें, कीमत चाहे जो भी चुकानी पड़े वो उचित होगी। दासी ने कठिनाई से कहा, लेकिन प्रिंसेस ने भी कहा था कि इस व्यक्ति की विदेशी जातियों के प्रति नफरत बहुत गहरी है। उसकी नजर में आप भी एक विदेशी है। आशा ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, फिर भी हमें कोशिश करनी होगी। मुझे लगता है कि अगर उसे टैंग डायनेस्टी में विकसित होने दिया गया तो 3 साल के भीतर टर्किक कैवलरी टैंग कैवलरी का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर पाएगी और तुर्क्स के उसके हाथों नष्ट हो जाने की पूरी संभावना है। दासी भयभीत हो गई। तो फिर तुर्क्स लौटकर ग्रेट खान से क्यों न कहें कि वो चंगेन पर चढ़ाई करे और टैंग एम्परर को मजबूर करे कि वो इस व्यक्ति को सौंप दे। आशा ने तुरंत विरोध में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल नहीं। युद्ध बच्चों का खेल नहीं है। इसमें बहुत से लोग मरेंगे। इसलिए अगर हम चालाकी से काम निकाल सकते हैं तो हमें कभी भी युद्ध भड़कने नहीं देना चाहिए। कोई भी लड़की युद्ध पसंद नहीं करती और टर्किक प्रिंसेस भी इसका अपवाद नहीं थी। बाद की मिंग डायनेस्टी के आयरन फिस्टेड नारे सम्राट देश के द्वार की रक्षा करता है, सम्राट राज्य के लिए मरता है को लेकर उसे टैंग डायनेस्टी पर लागू करते हुए भावनाएं भड़काई गई। वीर पूरी तरह शांत रहा। उसकी चमड़ी और भी मोटी हो गई। सैन्य अधिकारी जोश से भर गए, तालियां बजाने लगे और जयकार करने लगे। राजवीर पहले तो बहुत उत्साहित था, लेकिन शांत होने के बाद उसने आह भरी और कहा, लॉर्ड वीर, ये बात सही है, लेकिन आपने जो कहा है उसे वास्तव में करना आसान नहीं है। हालांकि टैंग डायनेस्टी का खजाना अब भरा हुआ है, लेकिन अन्य पहलुओं में उसकी राष्ट्रीय शक्ति कुछ कमजोर है। आपको समझना चाहिए कि टैंग डायनेस्टी के शत्रु केवल तुर्क्स ही नहीं है, बल्कि लियोडोंग में गोगुरियो और दाहिने और टिबेटन्स, क्यांग लोग और लाओस भी है। निस्संदेह मैं भी टैंग डायनेस्टी को वैसा ही शक्तिशाली राष्ट्र बनाना चाहता हूं जैसा आपने वर्णन किया, जो कर न दे, भूमि न छोड़े, वैवाहिक संधि से शांति न खरीदे, क्षतिपूर्ति न दे, विदेशी शक्तियों के आगे न झुके और जहां सम्राट देश के द्वार की रक्षा करे तथा सम्राट राज्य के लिए मरे। लेकिन हमारी मौजूदा शक्ति इसकी अनुमति नहीं देती। राजवीर की बातों ने कई सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स को भावुक कर दिया। उसने जो कहा वही समस्या की जड़ थी। वीर ने कहा, यो मैजेस्टी की चिंताएं मैं समझता हूं। पहली, सैन्य उपकरणों की कमी। दूसरी, सैनिकों की सीमित संख्या। और तीसरी, लंबे समय तक बड़े पैमाने पर युद्ध का समर्थन करने के लिए अपर्याप्त अनाज उत्पादन। राजवीर ने सिर हिलाकर कहा, यही वास्तव में मेरी चिंता है। उसने सैन्य अधिकारियों की ओर देखकर असहाय स्वर में कहा, लॉर्ड वीर ये भी जानते होंगे कि उस समय टियानसीई मैंशन के ये अनुभवी जनरल तुर्क्स को हराने की इच्छा मुझसे भी अधिक रखते थे, लेकिन वो केवल एक इच्छा थी। वास्तविकता में ये बेहद कठिन था। वीर ने शांत मुस्कान के साथ पूछा, यो मैजेस्टी, अब जबकि राष्ट्रीय खजाना भरा हुआ है और धन की निरंतर आमद हो रही है, तो सेना का आकार बढ़ाने के लिए भर्ती क्यों न शुरू की जाए? राजवीर ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, लॉर्ड वीर, आप स्थिति से अनभिज्ञ है। आपने कभी युद्ध नहीं लड़ा है और संभवतः सैन्य मामलों से परिचित नहीं है। भर्ती से लेकर एक पूर्ण सैनिक बनने तक, मानक युद्ध क्षमता तक पहुंचने में कम से कम 1 वर्ष लगता है। अन्यथा अगर ऐसे ही युद्ध भूमि में भेजा जाए तो वो सीधे मौत के मुंह में जाना होगा। इस समय राष्ट्रीय खजाना समृद्ध है और मैं कभी भी 1 लाख सैनिकों की सेना इकट्ठी कर सकता हूं, लेकिन उस सेना को तैयार होने में 1 साल लगेगा, जो तात्कालिक संकट का समाधान नहीं करेगा। मौजूदा हालात में हम 6 महीने भी इंतजार नहीं कर सकते। 1 साल तो दूर की बात है। वीर का मन हिल गया और उसने गहरी रुचि से पूछा, हिज मैजेस्टी सैनिकों की युद्ध क्षमता का आकलन किन मानदंडों से करते हैं? राजवीर उलझन में दिखा, समझ नहीं पाया कि वो ऐसा प्रश्न क्यों पूछ रहा है। WI के ड्यूक ध्रुव ने कहा, पहला, घुड़सवारी और धनुर्विद्या, जिन्हें बिना 1-2 साल की कठोर ट्रेनिंग के साधा नहीं जा सकता। दूसरा, शारीरिक शक्ति। तीसरा,
सैन्य गठन की गति और समन्वित युद्ध की क्षमता। उनकी क्षमता के हिसाब से 1 वर्ष में सेना बनाना सबसे तेज गति है। धीमी गति से इसे 1.5 वर्ष से अधिक समय लग सकता है। इतना लंबा समय? वीर थोड़े चकित हुए। ध्रुव ने आगे कहा, लॉर्ड वीर, एक एलिट सेना तैयार करने में 1 दिन से ज्यादा लगता है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि इसमें 10 या 8 साल का प्रशिक्षण चाहिए। वीर ने हाथ जोड़कर ध्रुव से कहा, क्या WEI गॉन्ग मुझे टैंग डायनेस्टी की वर्तमान सेना के प्रकार, संख्या और उपकरण, साथ ही अस्थायी भर्ती सैनिकों की भूमिका के बारे में बता सकते हैं? ध्रुव ने राजवीर की ओर देखा, मानो अनुमति मांग रहा हो। राजवीर ने सिर हिलाया और ध्रुव ने हल्की मुस्कान के साथ समझाया, टैंग डायनेस्टी में कई प्रकार के सैनिक हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है फ्यूबिंग, जो विभिन्न सैन्य कमांड ऑफिसों में आता है और सामान्यतः लेफ्ट और राइट गार्ड्स, जियाओडे, वुवे, वेवी, लिंगजुमवे और जिनवुवे के रूप में जाना जाता है। इसे 12 गार्ड में बांटा गया है। कुल 400,000 सैनिक जो टैंग डायनेस्टी भर में सीमा की रक्षा के लिए तैनात है। इनमें से 120,000 कैवलरी थे, जिनके पास बोज, एरोज और सोर्ड्स थे, और 20,000 एलीट थे, जिनके पास हॉर्स स्पीयर्स और हॉर्स स्लेइंग सोर्ड्स थे। वीर ने हल्के से सिर हिलाया। उसे हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स याद आए कि झेंगुया एरा के पीक में टैंग डायनेस्टी में 166,000 कैवलरीमैन थे। वर्तमान में 120,000 कैवलरी काफी बड़ी संख्या है। ध्रुव द्वारा उल्लेखित सैनिक सरकारी कार्यालय में काम करने वाले साधारण सैनिक नहीं थे, बल्कि जनरल्स ऑफिस के अंतर्गत नियमित सेना थी, जिसे 10 साल में जनरल्स ऑफिस में पुनर्गठित किया जाएगा। झेंगुया एरा में 600 से अधिक झेचुंग प्रीफेक्चर्स थे, प्रत्येक में 800 से 1,200 लोग थे। इसलिए 10 साल से अधिक समय में टैंग डायनेस्टी की मिलिट्री शक्ति 600,000 से अधिक हो जाएगी। यह केवल स्थानीय मिलिशिया है। अन्य सैन्य इकाइयों को शामिल करें तो संख्या लगभग 1 मिलियन के करीब है, जिससे यह वास्तव में 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग आर्मी बनती है। हालांकि ध्रुव ने सोचा, 2 अन्य प्रकार की सेना है। एक है एक्सुअनजिया आर्मी, जिसे हिज मैजेस्टी स्वयं कमांड करते हैं, कुल 3,600 लोग। दूसरी है इंपीरियल गार्ड, जो राजधानी में तैनात है, कुल 30,000 लोग। इस बिंदु पर वीर ने टैंग डायनेस्टी की सेना के प्रकार और उनकी शक्ति वितरण के बारे में कुछ समझ हासिल की। ध्रुव ने जारी रखा, टैंग डायनेस्टी आमतौर पर अस्थायी रूप से सैनिक भर्ती नहीं करती। अस्थायी भर्ती तब होती है जब देश तत्काल खतरे में हो। अस्थायी भर्ती में भर्ती की सीमा कम हो जाती है और सैनिकों को केवल कुछ दिनों का प्रशिक्षण मिलता है, फिर उन्हें बैटलफील्ड में भेजा जाता है। आमतौर पर बैटलफील्ड में अस्थायी भर्ती की कैजुअल्टी रेट सबसे अधिक होती है। ध्रुव के बोलने के बाद राजवीर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, मार्किस वीर, आपने ये सवाल क्यों पूछे? वीर का स्वर थोड़ा गंभीर था। योर मैजेस्टी, आज अदालत में जो मैंने सुना वो ये है कि टर्किक प्रिंसेस दूत के रूप में आई है। उसके मोटिव्स अशुद्ध है, एटीट्यूड एरोगेंट है, और उसने ये भी धमकी दी कि यदि टैंग डायनेस्टी तुर्क्स की मांगों को पूरा नहीं करेगा तो वो ट्रूप्स भेजकर चंगेन पर हमला करेगी। इसने मेरे भीतर गहरी क्रोध भड़काई है, भालू की भड़की। मैं भी टैंग का नागरिक हूं और मुझे राष्ट्रीय पहचान का भी एहसास है। मुझे पता है कि इफ दी लिप्स आर गॉन, दी टीथ विल बी कोल्ड सिद्धांत के परिणाम और नतीजे क्या है। मैं ये नहीं देखना चाहता कि टर्किक बारबेरियंस हमारे टैंग लोगों के सिर पर शौच और मूत्र करें। यह पूरी तरह अपमानजनक है। आज टर्किक प्रिंसेस का उद्देश्य बहुत स्पष्ट है। अगर राजवीर ने कोई कमजोरी दिखाई होती या देश थोड़ा भी कमजोर होता तो वो वास्तव में अपने मंत्रियों की सलाह पर उसे तुर्क्स के पास दामाद के रूप में भेज सकते थे। प्राचीन काल से राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से पैदा हुई है। जिसके पास सबसे मजबूत मुट्ठी है वही सही है। वीर इसे किसी से बेहतर समझता था। इन चिंताओं को वास्तव में हल करने के लिए मूल समाधान यह है कि टैंग डायनेस्टी को मौजूदा आधार पर और मजबूत बनाया जाए। हाँ, राजवीर ने कड़वाहट से कहा, यह पूरी तरह अपमानजनक है। सबसे अधिक नफरत की बात यह है कि वर्तमान टैंग डायनेस्टी की शक्ति तुर्क्स के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। चंगेन में तैनात केवल 60,000 लोग हैं, जिनमें 50,000 इन्फेंट्री और केवल 10,000 कैवलरी है। वे 200,000 टर्किक कैवलरी का मुकाबला कैसे करेंगे? अगर टैंग डायनेस्टी की विभिन्न फोर्ट्रेसेस और पासेस में तैनात सभी कैवलरी को चंगेन में वापस बुला भी लिया जाए तो केवल 120,000 कैवलरी होगी। दोनों के बीच अंतर बहुत बड़ा है। अगर तुर्क्स वास्तव में हमला करें तो हम मुश्किल से ही लड़ पाएंगे। अचानक राजवीर रुक गए, थोड़े बिविल्डर दिखे और पूछा, लॉर्ड वीर, आपने इतने सवाल क्यों पूछे? क्या यह संभव है कि आपके पास टैंक सेना की कॉम्बैट स्ट्रेंथ बढ़ाने का तरीका है? वीर ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहा, मेरे पास एक सैन्य प्रशिक्षण तकनीक है जो सैनिकों को 100 दिनों में प्रशिक्षित कर सकती है। इससे सैनिकों के प्रशिक्षण समय में काफी कमी आएगी और कॉम्बैट इफेक्टिवनेस के मानक को भी प्राप्त किया जा सकता है। राजवीर अचानक ड्रैगन थ्रोन से उठ खड़े हुए। उनका चेहरा उत्साहित था और उन्होंने पूछा, क्या यह वास्तव में सच है? ध्रुव ने अविश्वास में कहा, असंभव, बिल्कुल असंभव, योर मैजेस्टी। उन्होंने हाथ जोड़कर गंभीर स्वर में कहा, यह बिल्कुल असंभव है कि सैनिक 100 दिनों में एक साथ आर्चरी, कैवलरी, बैटल फॉर्मेशंस और कॉम्बैट स्किल्स में दक्ष हो जाए। इसे प्राप्त करने में कम से कम आधा साल लगेगा।
वीर ने आधी मुस्कान के साथ कहा, क्या लॉर्ड डब्ल्यू मुझ पर विश्वास नहीं करते? ध्रुव ने भौहें तानते हुए कहा, यह असंभव है। मैं कैसे विश्वास करूं? मैं विश्वास करता हूं। राजवीर को परवाह नहीं थी कि ध्रुव विश्वास करता है या नहीं। उनकी आंखें जल रही थी, जिसमें कोई संदेह नहीं था। ध्रुव पहले तो चकित हुआ, फिर निराश स्वर में बोला, मैं 30 साल से सेना में हूं और 1 मिलियन से अधिक सैनिकों को प्रशिक्षित किया है। अगर वास्तव में ऐसा कोई तेज तरीका होता तो मैं पहले ही इसे जान जाता। आप सैनिकों को 100 दिनों में प्रशिक्षित करने का तरीका किस तरह का कहते हैं? अन्य सैन्य जनरल जो ट्रूप ट्रेनिंग की कला को समझते थे, वे भी थोड़े संदेह में दिखाई दिए। केवल एक व्यक्ति ने विश्वास किया और वो था राजवीर। ध्रुव के सवालों का सामना करते हुए वीर हंसा और कहा, अगर सेना बनाने में 100 दिन लगते हैं तो निश्चित रूप से इसे 100 दिन बाद ही परखा जा सकता है। भले ही मैं अब ड्यूक डब्ल्यूआई को यह तरीका बता दूं, क्या वो तुरंत निर्णय ले सकता है? ये ध्रुव थोड़ी देर के लिए चुप रह गया और कुछ हद तक एम्बेरस दिखाई दिया। राजवीर ने जल्दी से पूछा, लॉर्ड वीर, क्या आपकी 100 दिनों में सेना बनाने की विधि में सैनिकों की संख्या के बारे में कोई आवश्यकता है? वीर ने सिर हिलाया और कहा, कोई आवश्यकता नहीं है। 100 या 1000 लोग प्रशिक्षित किए जा सकते हैं और यहां तक कि 1 लाख या 80,000 भी प्रशिक्षित किए जा सकते हैं। योर मैजेस्टी, चूंकि मैं ये कहने की हिम्मत करता हूं, मैं पूरी तरह निश्चित हूं। अब जबकि राष्ट्रीय खजाना भरा हुआ है, वाणिज्यिक कर हर महीने 3 से 4 मिलियन सिल्वर स्ट्रिंग्स ला रहे हैं। 1 लाख सैनिकों की भर्ती खर्च को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। योर मैजेस्टी शायद अभी ही सैनिकों की भर्ती शुरू करना चाहें ताकि भविष्य में तुर्क्स के साथ युद्ध के लिए तैयारी हो सके। टैंग डायनेस्टी के सैनिकों को हर महीने 800 सिक्के और 100 मन बाजरा मिलते थे। 1 लाख सैनिकों की भर्ती में हर महीने 1 मिलियन सिल्वर स्ट्रिंग्स खर्च होंगे। हालांकि अतिरिक्त वाणिज्यिक कर 2 महीने से अधिक समय से लगाया गया है, जिससे सीधे राजवीर को 8 मिलियन सिल्वर स्ट्रिंग से अधिक की आय हो रही है। यह ध्यान देने योग्य है कि अतिरिक्त वाणिज्यिक कर लगाने से पहले राष्ट्रीय खजाने में जमा राशि मुश्किल से 1 मिलियन सिल्वर स्ट्रिंग्स थी। अगर यह जारी रहा तो राष्ट्रीय खजाना और अधिक धन इकट्ठा करेगा जब तक कि यह कभी खत्म न हो। राजवीर की आंखें चमकी और उसने ताली बजाई और हंसते हुए कहा, जो मार्किस वीर ने कहा वो बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक कर बढ़ाने के बाद राष्ट्रीय खजाने में सिल्वर की मात्रा 10 गुना बढ़ गई है। इतनी धनराशि खर्च न करने का वाकई नुकसान होगा। अब मैं आदेश जारी करूंगा कि पूरे देश से सैनिक भर्ती किए जाएं। ये कहते हुए राजवीर ने ड्रैगन डेस्क पर कानून लिखना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह है कि कोई भी अधिकारी, चाहे सिविल हो या मिलिट्री, विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सका। टैंग के एम्परर तैजोंग ने बैमा पर अपमान के सिर्फ 4 साल बाद ही तुर्क्स के साथ युद्ध क्यों चुना? कारण सरल है, पैसा नहीं। अब जब हमारे पास पैसा है और हम सैनिक भर्ती कर सकते हैं, ये युद्ध निश्चित रूप से जल्दी आएगा। हालांकि इस समय वीर बेचैन महसूस कर रहा था, क्योंकि उसे लगा कि टैंग डायनेस्टी की स्थिति बदलने में उसकी ही उपस्थिति का हाथ है। अगर टैंग डायनेस्टी और तुर्क्स जल्दी युद्ध में उतरते हैं तो कहना मुश्किल है कि वे सफल होंगे या नहीं। कुछ ही समय बाद राजवीर ने आदेश लिखना खत्म किया और उसे पीछे खड़े वैंग दे को सौंप दिया। पढ़ने के बाद वैंग दे पहले तो आश्चर्यचकित हुआ, फिर गंभीर होकर आदेश पढ़ने लगा। योर मैजेस्टी का आदेश पहला, सेक्रेटेरिएट एक दस्तावेज जारी करेगा जिसमें पूरे टैंग डायनेस्टी से 1 महीने के भीतर 1 लाख सैनिकों की भर्ती की जाएगी। दूसरा, लैंशन का मार्किस मिलिशिया का चीफ इंस्ट्रक्टर नियुक्त किया गया, जो 1 लाख नए भर्ती सैनिकों के लिए जिम्मेदार होगा। ट्रेनिंग के मामलों में वीर अचानक स्तब्ध हो गया। वो कुछ क्षण के लिए खाली नजरों से देखा, फिर जोर जोर से सिर हिलाने लगा और कहा, योर मैजेस्टी, ये उचित नहीं है। मैं केवल 100 दिनों में सैनिक बनने की विधि बता रहा हूं। क्या आपको मुझे लैबरर बनाना आवश्यक है? राजवीर हंसा और कहा, लैबरर का क्या मतलब है? ये एक प्रॉपर 6ठे स्तरीय अधिकारी है जो बिल्कुल भी नीच नहीं है। वीर जोर से विरोध किया, योर मैजेस्टी, मैं तीसरे रैंक का 10,000 हाउसहोल्ड्स का मार्किस हूं। आप मुझे ये महत्वहीन 6ठे स्तरीय पद दे रहे हैं और मुझे खुद काम करने को मजबूर कर रहे हैं। मैं ऐसा नहीं करूंगा। वीर बार बार सिर हिलाने लगा, यहां तक कि उसने इंपीरियल डिक्री का विरोध करने तक पर विचार किया। राजवीर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हुआ, इसके विपरीत वो बहुत खुश हुआ और कहा, तो तुम सोचते हो कि तुम्हारा ऑफिशियल रैंक बहुत कम है? तो फिर मैं तुम्हें पहले स्तरीय अधिकारी नियुक्त कर दूंगा और तुम्हें कुछ और पद भी दूंगा। ये आसान है, आसान। वीर ठंडा पसीना बहाने लगा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने हाथ उठाया और आगे बढ़ते हुए ऐसे ठोकर खाई जैसे कोई भी पल वो गिर सकता है। योर मैजेस्टी, मैं अंधा हूं और कुछ नहीं देख सकता। मुझे चलने में कठिनाई होती है। आप चाहते हैं कि मैं सैनिकों को प्रशिक्षित करूं? मैं उन्हें निश्चित रूप से बर्बाद कर दूंगा। मुझे दीवार पकड़कर चलना पड़ेगा। अरे, ये कहते हुए वीर गलती से ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया। सिविल और मिलिट्री ऑफिशियल्स जो देख रहे थे दंग रह गए। ओल्ड ली का चेहरा काला पड़ गया और उसके होंठ अपने आप ट्विच करने लगे। वीर घबराए हुए नजरों से कहा, मैं नहीं देख सकता, मैं गिर गया, मुझे कौन उठाएगा? पफ। सैनिक अधिकारियों के समूह में कई जोर जोर से हंस पड़े, जबकि कुछ इतने एंग्रॉस थे कि उनके चेहरे लाल हो गए और उनके कंधे अनियंत्रित रूप से हिलने लगे। सिविल ऑफिशियल्स भी हंसना चाहते थे, लेकिन हिम्मत नहीं थी। कौन हंसने की हिम्मत करेगा?
क्या आपने नहीं देखा कि राजवीर का चेहरा नीला पड़ गया? सच में, राजवीर का चेहरा सुनने के बाद बिल्कुल पीला पड़ गया था। जब वीर अर्जुन की मदद से खड़ा हुआ, उसने हाथ जोड़कर धन्यवाद कहा। बहुत बहुत धन्यवाद एल्डर सिस्टर, मुझे उठाने में मदद करने के लिए, अन्यथा मैं ठीक से चल नहीं पाता। एल्डर सिस्टर, अर्जुन का चेहरा ठहरा और अचानक उसकी त्वचा लीवर जैसी हो गई। पफ, आहा, बलदेव जोर से हंस पड़ा। उसकी आवाज पूरी ताईजी हॉल में गूंज उठी। हाँ, हे, गग गग, कुला ला ला ला। वीर थोड़े भ्रमित हो गया। वो सोच रहा था कि सफेद दाढ़ी वाला आदमी क्यों हंस रहा है। ताईजी हॉल जोरदार हंसी में फट पड़ा, जिसे रोकना असंभव था। राजवीर, जिसका चेहरा कोयले की तरह काला था, गुस्से में ताल पर मुक्का मारते हुए दहाड़ा। चुप रहो, सभी चुप रहो, हंसना बंद करो, सभी हंसना बंद करो। हाँ, लेकिन हंसी रुकी नहीं। राजवीर थोड़ा परेशान हो गए और बस इंतजार कर सकते थे कि उनकी हंसी खत्म हो जाए। आधी चाय की मात्रा का समय गुजरने के बाद हंसी धीरे धीरे कम हुई और राजवीर आखिरकार सिविल और मिलिट्री अधिकारियों को वाइल्ड हंसना बंद करने में सफल हुए। अर्जुन सबसे बड़ा हंसने वाला बन गया। वीर के कंधे को पकड़ते हुए उसने दांत गड़ाकर कहा, लॉर्ड वीर, ध्यान रखना, मैं एल्डर सिस्टर नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं। क्या? वीर ने आश्चर्य में कहा, तुम अंकल चेंग हो? माफ करना अंकल चेंग, मैं अंधा हूं और तुम्हें पहचान नहीं पाया। अर्जुन के होंठ ट्विच हुए। उसने 2 बार ग्रंट किया और फिर मिलिट्री ऑफिसर्स की पंक्ति में वापस चला गया। बिल्कुल, राजवीर ने गरजते हुए कहा, वीर की ओर इशारा करते हुए। वीर, मेरे साथ प्रिटेंडिंग बंद करो। क्या तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानता कि तुम अंधे हो या नहीं? भले ही तुम अंधे हो, तुम बिल्कुल भी अंधे नहीं हो। वीर ने दुखी चेहरा बनाया और कहा, योर मैजेस्टी, मैं सच में अंधा हूं। देखिए, मैंने आई पैच पहना है। अगर मैं कुछ देख पा रहा हूं तो वो चमत्कार होगा। एम्परर के रूप में आप एक अंधे आदमी के लिए मुश्किलें नहीं बनाएंगे क्या? एक अंधा आदमी कैसे 1 लाख सैनिकों का ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर बन सकता है? यह रिडिकुलस होगा। क्यों ना मैं 100 डे ट्रेनिंग मेथड आपको दे दूं और आप किसी सूटेबल व्यक्ति को ढूंढें। यह कहने के बाद वीर ने अपने आप से बड़बड़ाया, किस तरह का व्यक्ति है ये? सैनिकों को ट्रेन करने के लिए अंधे आदमी को हायर करना? क्या उन्हें डर नहीं है कि लोग उन्हें हंस कर मार डालेंगे? हाँ, क्या कहा? राजवीर की आंखें आश्चर्य से खुल गई। वीर तुरंत हंसा और कहा, मेरा मतलब यह है कि योर मैजेस्टी लिटरेचर और मार्शल आर्ट्स दोनों में लर्नड है, इंसाइटफुल और क्लियर माइंडेड है। आप जानते हैं कि लोगों का उपयोग कैसे करना है, इसलिए यह असंभव है कि आप एक ब्लाइंड मैन को चीफ इंस्ट्रक्टर बनने दें, है ना योर मैजेस्टी? राजवीर का चेहरा एशन हो गया और उन्होंने कहा, लॉर्ड वीर, चाहे तुम्हें पसंद हो या नहीं, तुम्हें मिलिशिया इंस्ट्रक्टर की पोजीशन लेनी ही होगी। वीर ट्रबल दिखे और बोले, योर मैजेस्टी, मुझे इसके लिए मजबूर करना बहुत कठिन है। मैंने पहले ही कहा कि मैं अंधा हूं और मिलिशिया का हेड नहीं बन सकता। योर मैजेस्टी को कोई और ढूंढ लेना चाहिए। कम से कम मैं आपको सैनिकों को 100 दिनों में प्रशिक्षित करने की विधि बता दूंगा और साथ ही टर्किक कैवलरी को हराने के लिए फॉर्मेशन भी दूंगा। राजवीर तुरंत खुश हुए, लेकिन उनका चेहरा जल्दी ही गंभीर हो गया। वीर ने आगे कहा, अगर सब कुछ फेल हो गया तो मैं एक और वेपन जोड़ दूंगा जो कैवलरी को काउंटर कर सके, और इसे बनाना बहुत आसान है और ज्यादा खर्च नहीं आएगा। राजवीर फिर से खुश हुए, जिससे वीर ग्रिमस करने लगे। क्या शानदार चेहरा है उनका। स्नीक अटैक, एक वेपन जो कैवलरी को काउंटर कर सके और ज्यादा खर्च ना आए। ये बात सभी को थोड़ी बिविल्डरिंग लगी और वे सोचने लगे कि यह वेपन क्या हो सकता है। यह सुनकर ध्रुव का चेहरा बदल गया और उसने कंफ्यूजन में पूछा, एक वेपन जो कैवलरी को काउंटर कर सके और ज्यादा खर्च ना आए? आप हॉर्स ट्रैप्स की बात तो नहीं कर रहे, है ना? हॉर्स ट्रैप्स के अलावा मुझे सच में कोई और वेपन नहीं सूझ रहा जो कैवलरी को बिना ज्यादा खर्च किए मात दे सके। वीर ने सिर हिलाया और हंसे, ये हॉर्स ट्रैप नहीं है। राजवीर अचानक अपनी आंखें चौड़ी कर बोले, क्या ये बाब वाय हो सकता है? वीर ने सिर हिलाया और कहा, योर मैजेस्टी, ये कैलट्रॉप्स भी नहीं है। कैलट्रॉप्स बनाना लगभग टैंक सोर्ड्स बनाने के समान कठिन है। यदि इतनी संख्या में कैवलरी को मारने के लिए कैलट्रॉप्स बनाना हो तो कम से कम हजारों क्राफ्ट्समैन को 1.5 साल लगेंगे। भले ही कैलट्रॉप्स रीयूज हो सके, लेकिन लाभ लागत से कहीं ज्यादा होगा। राजवीर ने उत्सुकतापूर्वक पूछा, अगर ये हॉर्स ट्रैप और कैलट्रॉप्स नहीं है तो ये क्या हो सकता है? वीर ने थोड़ी देर सोचा, फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, योर मैजेस्टी, मुझे 5 दिन दीजिए। मैं ये वेपन 5 दिनों के भीतर योर मैजेस्टी को दे दूंगा। राजवीर ने हाथ ताली मारते हुए कहा, अच्छा, अगर आप सच में ऐसा वेपन बना सकते हैं तो आपने बहुत बड़ी सेवा की है। वीर ने जल्दी से सिर हिलाया और कहा, नहीं नहीं नहीं, मैं अब मेरिट कमाना नहीं चाहता। मैं केवल अदालत की नजरों से फेड होना चाहता हूं। कृपया योर मैजेस्टी, भविष्य में मुझे एक ब्लाइंड मैन कोई काम न दे। मुझे डर है कि मैं किसी काम के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हो पाऊंगा क्योंकि मैं अंधा हूं। राजवीर का चेहरा तुरंत डार्क हो गया और उन्होंने असंतोष में कहा, लॉर्ड वीर, आप वाकई लेजी हैं। वीर हंसे और राजवीर को झुककर सम्मान दिया। अगर और कुछ नहीं तो क्या मैं अब घर जा सकता हूं? राजवीर ने आंखें घुमाई और अननॉयंस में हाथ हिलाया। जैसे ही वीर ताईजी हॉल से बाहर जाने ही वाले थे,
राजवीर की आवाज पीछे से आई। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि मार्किस वीर जल्दी से जल्दी 100 दिनों में सेना बनाने की विधि ड्यूक ध्रुव को सिखाए। साथ ही जब आप मुझे कैवलरी फॉर्मेशंस को काउंटर करना सिखाएं तो मुझे भी बताएं। मैं इसे स्वयं देखना चाहता हूं। हाँ, यो मैजेस्टी। वीर मुड़े, झुककर ताईजी हॉल छोड़ दिया। राजू और लगभग दर्जन भर फैमिली रिटेनर्स, साथ में सावित्री और ललिता, हॉल के बाहर इंतजार कर रहे थे। वे सभी लियो एक्सुआ इंसिडेंट में शामिल थे और इन्वेस्टिगेशन में सहयोग करने के लिए पैलेस में बुलाए गए थे। लेकिन सब कुछ बहुत स्मूथ चल रहा था और उन्हें अवसर नहीं मिला। ललिता जल्दी से आगे बढ़ी और पूछी, माय लॉर्ड, हिज मैजेस्टी ने आपके लिए मुश्किल तो नहीं बनाई? वो अनईजी दिख रही थी और थोड़ी गिल्टी महसूस कर रही थी। अगर मार्किस को उसके कारण सजा मिलती और वो एक मेड सर्वेंट थी तो शायद वो खुद को माफ नहीं कर पाती। वीर कामली बोले, ये छोटी बात है, कुछ गंभीर नहीं। मुझे एक्सोनरेट कर दिया गया है, इसलिए अब हम घर जा सकते हैं। ग्रुप ने साथ में महल से बाहर कदम रखा। जब वे चेंगतिया गेट पहुंचे तो रिया, मीना और प्राची, जिन्होंने घटनाओं के बारे में जान लिया था, वहां प्रतीक्षा करने आए थे। तीनों महिलाएं छाव में खड़ी थी, बेसब्री से अपने पतियों को महल से निकलते देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। तीनों महिलाओं ने अपने पतियों को लौटते देख स्पष्ट रूप से राहत की सांस ली। प्राची ने अपने बढ़ते हुए स्तनों को थपथपाया और मीठी मुस्कान के साथ बोली, मैंने कहा था ना, मेरे पति ठीक रहेंगे। किसने कहा कि कुछ गलत नहीं हुआ? रिया ने हेल्पलेस नजरों से ललिता की ओर देखा और दोनों से फुसफुसाई, मुझे डर है कि पूरा दरबार जान गया है कि बैवेजू का हेड मैनेजर हमारे मास्टर की कॉन्क्यूबाइन है। मीना ने उसका समर्थन किया और मुस्कुराते हुए कहा, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। अगर मास्टर ने एक मेड जिसे ब्रोकरेज फर्म से खरीदा गया है और जो अब तक अपने स्लेव स्टेटस से बाहर नहीं निकली की वजह से ड्यूक के बेटे को मार दिया तो ये सही नहीं होगा, चाहे पब्लिक मामला हो या प्राइवेट। ये सच में एक बड़ी समस्या होती। हाँ, प्राची ने सिर हिलाया और कहा, सिस्टर जियाओशन, सिस्टर यूनियन सही कह रही है, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हमने ये नहीं कहा होता कि मिस ललिता मेरे पति की कॉन्क्यूबाइन है तो मुझे डर है कि सेंसरेट इतनी आसानी से मेरे पति पर निशाना नहीं छोड़ती। रिया ने उसे चुप कराया और फुसफुसाते हुए कहा, अब जब मेरा पति यहां है तो इस मामले को फिलहाल अलग रखते। दूसरी दो महिलाओं ने हल्का सा सिर हिलाया। वीर पास आया और भौहें चढ़ाते हुए कहा, इतनी गर्मी है, तुम लोग घर में ठंडी हवा का आनंद क्यों नहीं ले रहे? तुम यहां क्यों आए हो? रिया ने मुंह बनाते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे लिए चिंता नहीं करती तो कौन इतनी दूर इतना ब्लेजिंग सूरज में आकर तुम्हें लेने आता? वीर ने हल्की मुस्कान दी और रिया ने आंखें घुमाई और कहा, तुम बहुत पसीना बहा रहे हो, गाड़ी में बर्फ है, जल्दी जाओ और ठंडा हो जाओ। तीनों महिलाओं को प्रणाम करने के बाद ललिता ने आत्मशर्मिंदा चेहरा बनाकर कहा, लेडीज, ये सब मेरी गलती है। अगर मेरी वजह से नहीं होता तो मार्किस को ड्यूक के बेटे की हत्या का आरोप नहीं लगता। प्राची ने उसे सांत्वना दी, मिस ललिता, ये तुम्हारी गलती नहीं है, तुम मार्किस के परिवार की सदस्य हो। जब तुम्हारा खुद का परिवार परेशान होता है और तुम्हारा पति, जो परिवार का हेड है, तुम्हारे लिए खड़ा नहीं होता तो उसे पुशोवर समझा जा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो हर कोई आएगा और तुम्हारा फायदा उठाएगा। ललिता ने आभारी होकर कहा, धन्यवाद यंग लेडी। रिया चिड़चिड़ी आवाज में बोली, अभी मुझे लिटिल मैडम क्यों कह रही हो? मुझे लगता है कि अब से तुम्हें मुझे सिस्टर पिंकटिंग कहने की आदत डालनी चाहिए। यहां बात करने का यह स्थान नहीं है। जल्दी गाड़ी में बैठो और ठंडा हो जाओ। जब हम घर पहुंचेंगे तब हम मेरे पति के लिए शुभ दिन तय करेंगे ताकि वो तुम्हें ले सके। ललिता का सुंदर चेहरा लाल हो गया। उसने वीर की ओर देखा और हकलाते हुए बोली, मैडम, लेकिन मार्किस ने कहा था कि अगर मैं उनकी कॉन्क्यूबाइन बन जाऊं तो ये केवल अस्थायी उपाय होगा। अब जब मामला सुलझ गया है तो मुझे डर है ये अब गिना नहीं जाएगा, है ना? वीर के होंठ ट्विच हुए और उसने सोचा कि ये ललिता लड़की सच में बेहद प्यारी और भोली है। इतना खुला और उदार व्यक्ति आमतौर पर बैवेजू चलाता है। मुझे कभी पता नहीं था कि रिश्तों के मामले में मैं इतना क्लूलेस हो सकता हूं। इस क्रिटिकल समय पर कौन ऐसा सवाल पूछेगा? बेहतर होगा कि सिर झुका लिया जाए, शर्मिंदा बनने का नाटक किया जाए और मामले को स्वीकार कर लिया जाए। हालांकि लो इमोशनल इंटेलिजेंस के भी फायदे हैं। कम से कम, जैसे ब्रेस्ट्स, इसे मैनिपुलेट करना आसान होता है। रिया और प्राची दोनों ने वीर को अविश्वास भरी नजरों से देखा, जबकि वीर ने मूर्ख बनने का नाटक किया और कहा, मैंने कभी किसी एक्सपीडिएंट मेजर के बारे में कुछ कहा? ललिता, तथ्यों को गलत मत प्रस्तुत करो। ये ललिता परेशान नजर आई, लेकिन ललिता ने खुद सुना, मार्किस से सुना। सावित्री, जो ललिता के पीछे खड़ी थी, अचानक हेल्पलेस एक्सप्रेशन के साथ अपना चेहरा ढक लिया। उसने केवल चुपचाप ललिता के कपड़े को खींचा, एक स्मरण के रूप में। ललिता उल्टी और कंफ्यूज होकर पूछी, मिस सावित्री, आपने मेरे कपड़े क्यों खींचे? सावित्री का चेहरा ठहर गया और उसने मजबूर मुस्कान दी। मैंने देखा कि मिस ललिता का ड्रेस थोड़ा झुर्रीदार था, इसलिए मैंने आपकी मदद की ताकि ये स्मूथ हो जाए। वीर के होंठ ट्विच हुए और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, ठीक है, घर पहुंचने पर बात करेंगे। ललिता, तुम और मिस सावित्री एक ही गाड़ी में बैठ सकते हो। यह कहकर वीर गाड़ी में कूद पड़ा
और तुरंत ठंडक की अनुभूति ने उसे पूरे शरीर में आराम महसूस कराया। रिया, मीना और प्राची भी उसी गाड़ी में उसके साथ बैठ गई। जब ललिता और सावित्री गाड़ी में बैठी न, सावित्री मुस्कुराते हुए बोली, मिस ललिता, तुम सच में अविश्वसनीय रूप से भोली हो। ललिता ने भौहें चढ़ाई और पूछा, आप ऐसा क्यों कहती हैं मिस सावित्री? सावित्री ने पलटकर कहा, सच बताओ, क्या मिस ललिता वास्तव में मिस्टर वीर से शादी करना चाहती हैं? ललिता शर्मिंदा होकर सिर हिलाया और बोली, मिस्टर वीर दयालु और जेंटल हैं, महिलाओं को संभालना जानते हैं, विट्टी हैं और बहुत टैलेंटेड भी है। बैवेजू की सभी महिला वेट्रेसेस उनसे शादी करना चाहती हैं। कुछ लोग रात में उनके साथ शादी करने का सपना भी देखते हैं। निश्चित रूप से मैं भी चाहती हूं। सावित्री मुस्कुराई और बोली, चूंकि तुम उनसे शादी करना चाहती हो तो उन्हें इतनी बार सुनने की जरूरत क्यों? अगर तुम ऐसा करती रहो तो उनकी 3 पत्नियां शायद जान जाएं कि तुम केवल अस्थायी कॉन्क्यूबाइन हो और वे शायद तुम्हें बैवेजू का मैनेजर बनाए रखने दे। अगर तुमने वो सवाल नहीं पूछा होता तो तीनों महिलाएं कभी नहीं जान पाती कि ये केवल अस्थायी उपाय था। वे तुम्हें जल्दी ही परिवार में शामिल करने की व्यवस्था कर रही होती। क्या तुम सच में इतनी भोली हो क्या? ललिता का नाजुक शरीर कांप गया, उसका चेहरा ठहरा और अचानक वो उदास दिखी। मैंने इसे बिगाड़ दिया? सावित्री हंसी और सिर हिलाया, ज्यादा मत सोचो, जब तक तुम कम बोलती हो कॉन्क्यूबाइन बनना तय है, बस घर पहुंचने का इंतजार करो। ललिता काफी देर तक चुप रही, फिर अचानक पूछी, मिस सावित्री, आप मिस्टर वीर से कब शादी करेंगी? मेरी शादी के बाद ही करना, वरना तुम्हें मुझे सिस्टर कहनी पड़ेगी। सान्हे विलेज लौटने के बाद रिया और मीना ने ललिता के लिए एक कमरा तैयार करने में अपना समय व्यस्त कर दिया। उन्होंने सोचा कि उसे घर पर थोड़े समय के लिए रहने दे, जब तक कि शादी के लिए शुभ दिन तय न हो जाए। उसके बाद वो बैवेजू लौटकर हेड मैनेजर के रूप में काम करेगी। जहां तक सावित्री का सवाल है, वीर ने उसे सान्हे विलेज के अपने घर वापस भेज दिया और 3 दिन की छुट्टी दी ताकि वो आराम कर सके। आखिरकार वर्जिनिटी खोने का दर्द है और अगर उसने हैवी फिजिकल लेबर करने से पहले प्रॉपर रेस्ट नहीं लिया तो उसका स्वास्थ्य ईजिली खराब हो सकता था। एक बार जब आप नापसन हो जाते हैं तो अपने फॉलोअर्स को वापस पाने की उम्मीद भूल जाइए। वीर ने अधिकतर समय अपने कमरे में बंद रहकर बिताया। जब वो बाहर आया, उसके हाथ में 2 कागज थे। उसने एक कागज राजू को दिया और आदेश दिया, राजू, इस पेपर पर जो लिखा है उसके अनुसार जितना हो सके ढूंढो। ये सीक्रेट तरीके से करना। जो लिखा है याद रखो और फिर पेपर जला दो। राजू ने देखा कि मार्कीज कितना सीरियस है। वो स्टार्टल हुआ और सोलमली नॉडेड किया। चिंता मत करो मार्कीज, मैं कॉन्टेंट्स मेमोराइज कर लूंगा और थोड़ी देर में पेपर जला दूंगा। ठीक है, शुरू करो। राजू को देख लेने के बाद वीर वैंग टीन्यू के स्मेल्टिंग वर्कशॉप गया। वैंग टीन्यू तीएजू का बड़ा भाई था। तीएजू लॉयल, काइंड और ऑनेस्ट था। ये इस बात से पता चलता है कि उसने इतनी बड़ी ग्लोइंग फ्लोराइड वैंग टीन्यू को दे दी बिना पैसे की मांग किए, केवल ड्रिंक्स रिवॉर्ड के रूप में मांगे। ये दिखाता है कि तीएजू सिंपल और ऑनेस्ट है। वैन द ब्लैकस्मिथ और तीएजू दोनों ही बहुत काइंड और ऑनेस्ट थे। अन्यथा वीर उसके लिए अलग से स्मेल्टिंग वर्कशॉप नहीं बनाते। अब टाई न्यू का स्मेल्टिंग बिजनेस दिन दिन बढ़ रहा था। आसपास के लोग उसके पास आते थे ताकि अपने फार्म टूल्स या यूटेंसिल्स को स्मेल्ट करवा सके। क्योंकि वीर को डर था कि जो चीज वो भविष्य में बनाएगा वो बहुत सीक्रेटिव होगी, उसने टाई न्यू से कहा कि सभी अप्रेंटिसेस को डिसमिस कर दें और ब्रोकरेज से कैपेबल और स्ट्रॉन्ग सर्वेंट्स का चयन करें। सोशल क्लास में गैप बहुत बड़ा था। सर्वेंट्स को नोबल्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी माना जाता था और मास्टर्स उन्हें मार सकते थे या पीट सकते थे बिना अकाउंटेबिलिटी के। इसलिए सर्वेंट के लिए सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट लॉयल्टी थी। वीर के हाउस होल्ड में सर्विंग की कंडीशंस इतनी अच्छी थी कि ब्रोकरेज फर्म से खरीदी गई स्लेव्स भी एस्केप करने का सोच नहीं सकते थे। वे फोर्स्ड भी हों तो नहीं जाएंगे। कुछ गांव के विलेजर्स जो जीवन यापन नहीं कर पा रहे थे, स्वयं वॉलंटियर करके उसके सर्वेंट्स बन गए। कुछ ने इंडेंचर कॉन्ट्रैक्ट्स पर भी साइन किए। जैसे ही वैंग द ब्लैकस्मिथ ने वीर को देखा, वो हंसा, अपना वर्क रखा, अपने हाथों के पसीने को नेक पर रखे हैंडकरचिफ से पोंछा और मुस्कुराते हुए कहा, ये स्मेल्टिंग वर्कशॉप अनबियरेबल हॉट है। मार्किस इस समय क्यों आए? वीर हंसा और उसे ब्लूप्रिंट दिया। टाई न्यू, देखो और बताओ इसे बनाने में कितना समय लगेगा। टाई न्यू ने ब्लूप्रिंट ध्यान से देखा। कुछ देर ऑब्जर्वेशन करने के बाद वो सरप्राइज में बोला, एक सीमलेस प्रोटोटाइप आयरन सिलेंडर और इतना बड़ा साइज, ये काफी कठिन हो सकता है। वीर ने कहा, बस मुझे बताओ कि तुम इसे बना सकते हो या नहीं। टाई न्यू ने बार बार सिर हिलाया और कहा, हाँ हाँ हाँ, मैं इसे बना सकता हूं, लेकिन शायद कम से कम 10 दिन लगेंगे। वीर ने सिर हिलाया और कहा, मैं 5 दिन भी इंतजार नहीं कर सकता। 10 दिन तो छोड़ो, इसे 3 दिन में बनाओ, 4 दिन में सबसे ज्यादा। टाई न्यू का चेहरा स्टिफ हो गया, थोड़ा एम्बेरस्ड, लेकिन उसने टीथ गड़ाकर नॉडेड किया। ठीक है, मार्किस 3 दिन में गुड्स लेने आएंगे। वीर संतुष्ट होकर वहां से चला गया। कुछ कदम चलने के बाद उसने देखा कि एक फिगर बिना नमस्ते कहे तेजी से निकल गया। वीर ने डिस्प्लेजर में कहा, प्रिया, तुम और एरोगेंट होती जा रही हो, मुझे देखते ही ग्रीड भी नहीं करती। बिना सिर घुमाए प्रिया ने कहा, माय लॉर्ड, माफ करना, लेकिन मैं बहुत बिजी हूं। और फिर वो जल्दी भाग गई।
जब से वीर ने हुआंग दाओपो स्पिनिंग मशीन बनाई थी, प्रिया को एक भी दिन का रेस्ट नहीं मिला। वो या तो स्पिनिंग मशीन के पार्ट्स ऑर्डर कर रही थी, आसपास के गांवों से सिंपल और ऑनेस्ट विमेन को रिक्रूट कर रही थी, या हमेशा रास्ते पर रहती थी। उसकी पहली टेक्सटाइल वर्कशॉप खोलने ही वाली थी। 3 दिन जल्दी बीत गए। सुबह जल्दी वीर राजू के नेतृत्व में एक एम्प्टी वर्कशॉप में पहुंचा। वर्कशॉप में पहुंचते ही पाया कि वो विभिन्न सैक से भरा हुआ था। वजन कम से कम टेंस ऑफ टन्स का था। वीर ने गास्ट किया, इतना सब तुमने कैसे जुटा लिया? राजू ने कहा, माय लॉर्ड, अधिकांश सॉल्ट पीटर और चारकोल है, जो रिलेटिवली इजी है, लेकिन सल्फर ढूंढना बहुत कठिन था। मैंने कई जगहों पर पूछताछ की और सिर्फ 1000 कैटीज से कम सल्फर जुटा पाए। वीर उत्साहित होकर बोला, 1000 कैटीज काफी है, जल्दी से कुछ ट्रस्टवर्दी ब्रदर्स ढूंढो। यह सुनकर राजू तुरंत चला गया। वीर ने अपने आप से कहा, 1000 कैटीज सल्फर से शायद 7 से 8000 कैटीज गन पाउडर बन सकते हैं। हाँ, वही वेपन जो वो कैवलरी के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। एक्सप्लोसिव्स। कैवलरी को हराने के लिए ही नहीं, बल्कि हेवनली सोल्जर्स के खिलाफ भी एक्सप्लोसिव्स यूजलेस होंगे। वीर ने जो गन पाउडर तैयार किया था, वो सिर्फ 1 भाग सॉल्ट पीटर, 2 भाग सल्फर और 3 भाग चारकोल का मिश्रण नहीं था। उसने फॉर्मूले में एक अतिरिक्त आउंस सल्फर जोड़ दिया, जिससे पाउडर और भी शक्तिशाली बन गया। सबसे पहले उसने एक बैम्बू ट्यूब लिया, जो बाजू के बराबर मोटा था। एक छोर को पूरी तरह से बंद कर दिया और दूसरे छोर पर एक गोल छेद बनाया। फिर उसमें क्रम्पल्ड XUAN पेपर का फ्यूज डाला और वुडन स्टिक से गन पाउडर को दबा दिया। इसके बाद वो राजू और कुछ नौकरों के साथ तैयार हुआ। वे लोग बियर रिवर के पास पहुंचे, जहां वीर ने आधा मीटर गहरा एक छोटा गड्ढा खोदा और बैम्बू ट्यूब एक्सप्लोसिव्स उसमें रख दी। परिवार के रिटेनर्स, जो किनारे से देख रहे थे, आपस में बातें करने लगे। माय लॉर्ड, आपने क्या एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑब्जेक्ट बनाया है? इस बैम्बू ट्यूब में भरी ये काली घुली हुई चीज क्या है? अजीब है, इसकी पूंछ क्यों है? वीर ने हल्की मुस्कान दी, टिंड बॉक्स निकाला और पीछे मुड़कर सभी को निर्देश दिया, ये चीज बहुत शक्तिशाली है। एक बार आग लगने के बाद ये गड़गड़ाहट करेगा और केरज को पलट सकता है। सभी दूर रहो ताकि चोट न लगे। राजू का चेहरा बदल गया। उसने गंभीर नजरों से परिवार के रिटेनर्स को 50 या 60 मीटर पीछे ले जाने का निर्देश दिया। असल में गन पाउडर का इन्वेंटर दूर नहीं था, वो हमारी आंखों के सामने ही मौजूद था। सुनील, जब वो 90 साल का था, वो सल्फर, सॉल्ट पीटर और चारकोल जैसी चीजों के साथ प्रयोग कर रहा था, ताकि उनके मेडिसिनल इफेक्ट्स का अध्ययन कर सके। परिणाम स्वरूप उसने गलती से इग्निशन कर दी और अपने हाथ पांव लगभग उड़ाने ही वाला था। गन पाउडर मूलतः जीवन बचाने और इलाज करने के लिए इस्तेमाल होती थी, लेकिन आधुनिक समय में यह विनाश का हथियार बन गई। सोचना चाहिए कि अगर सुनील जान पाता कि उसने विकसित किया हुआ पाउडर भविष्य में दुनिया को नष्ट करने वाला हथियार बनेगा, तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होती। हालांकि सुनील अभी केवल 8वें दशक में है और गन पाउडर विकसित होने में उसे अभी 10 साल से अधिक का समय लगेगा। चाहे फायर क्रैकर ही क्यों न हो, ली टियान ने उन्हें विकसित किया जब वो केवल 5 या 6 साल का था। फायरवर्क्स और फायर क्रैकर्स के आविष्कार में उसे 20 साल से अधिक का समय लगा। जैसे ही राजू और गार्ड्स पर्याप्त दूर चले गए, वीर ने टिंड बॉक्स निकाला, गहरी सांस ली, फ्यूज को सावधानी पूर्वक जलाया और फिर गार्ड्स की ओर भागा। अपने लॉर्ड को इस तरह बेतहाशा दौड़ते देख राजू और बाकी सभी नर्वस हो गए। उन्होंने मार्कीज को कभी इतनी अनकंट्रोल्ड स्थिति में नहीं देखा था। इसका मतलब था कि बैम्बू ट्यूब की शक्ति वास्तव में एस्टोनिशिंग थी। लगभग 10 सेकंड बाद उस जगह से जहां ब्लैक पाउडर फायर क्रैकर्स रखे गए थे, एक मफल्ड गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई। एक जोरदार धमाके के बाद ऊंची लौ, धुआं और उड़ते हुए पत्थर। दृश्य बेहद स्पेक्टेकुलर था। बूम! जोर की आवाज ने गार्ड्स को हिलाकर रख दिया। वे कांपने लगे और उनके चेहरे सफेद पड़ गए। ये टैंग डायनेस्टी था और यह पहली बार था जब गन पाउडर जलाई गई थी। कोई भी, चाहे कितना भी तैयार क्यों न हो, पहली बार इतनी धमाकेदार आवाज सुनकर स्टार्टल हो जाएगा। गार्ड्स सब डम्बफाउंडेड थे। उनके चेहरे हॉरर से भरे हुए थे और कुछ तो डर के मारे फ्रोजन हो गए। राजू ने एक गहरी सांस ली, फिर डर और एडमिरेशन के मिश्रण के साथ वीर की ओर देखा। लॉर्ड मार्कीज, आप वाकई अमेजिंग हैं। एक छोटा बैम्बू ट्यूब ही इतनी सेंसेशन पैदा कर सकता है। ये चीज बेहद पावरफुल है। चलो जाकर देख लेते हैं। गार्ड्स वीर का पालन करते हुए एक्सप्लोजन साइट पर पहुंचे। एक्सप्लोजन के पॉइंट को देखकर सभी शॉक में थे। हे भगवान, ये पावर वाकई टेरिफाइंग है। ये वास्तव में क्या हो रहा है? लेगोंग, मार्कीज, क्या थंडर गॉड का रीइंकार्नेशन है? एक रिटेनर ने इनोसेंट और वर्शिपफुल एक्सप्रेशन के साथ पूछा। वीर का चेहरा डार्क हो गया और उसने उसका माथा थपथपाया। कौन सा रीइंकार्नेशन ऑफ द थंडर गॉड? ये नॉलेज की शक्ति है। हालांकि वो टैंग डायनेस्टी की पहली फायर बॉम्ब की शक्ति से काफी सेटिस्फाइड था। एक्सप्लोजन पॉइंट पर स्मोक लगभग 1 मीटर गहरे और 3 मीटर्स डायमीटर वाले क्रेटर से उठ रहा था। आसपास सब पिच ब्लैक था और बर्निंग गन पाउडर की स्मेल काफी पंजेंट थी। राजू एक्सक्लेम्ड, पावर वाकई टेरिफाइंग है। अगर इसे भीड़ में फेंक दिया जाए तो क्या सभी मर जाएंगे? वीर ने सिर हिलाया और कहा, बैम्बू ट्यूब शेल्स वाले बॉम्ब्स अभी भी बहुत वीक है।
अगर बैम्बू ट्यूब्स की जगह आयरन शीट्स हो तो पावर शायद 50% बढ़ जाएगी, लेकिन फिलहाल ये पर्याप्त होना चाहिए। चलो वापस चलते हैं। कुछ देर बाद वीर अपने रिटेनर्स के साथ वर्कशॉप लौट आया। धमाके की आवाज सुनकर कई लोग आए और एक्सप्लोजन साइट पर सैकड़ों ऑनलुकर्स जमा हो गए। वर्कशॉप पहुंचते ही वीर ने देखा कि वैंग टीन्यू एंट्रेंस पर पांडा आइस के साथ खड़ा था। उसके पीछे एक कार था जिस पर काला कपड़ा ओढ़ा हुआ था। वीर को देखते ही वैंग टीन्यू थोड़े डिजेक्टेड दिखे। उन्होंने सिंपल स्माइल के साथ हाथ जोड़कर सैल्यूट किया। माय लॉर्ड, मैंने आपको निराश नहीं किया, मैंने वही बनाया जो आपने मांगा था। वीर ने वैंग टीन्यू के कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुमने मेहनत की। अब ब्रूअरी जाकर 100 जिन जिंगहुएकन टी ले आओ और टी वर्कशॉप से 10 जिन टॉप क्वालिटी फ्लावर टी। अब जाओ। हे धन्यवाद लॉर्ड मार्किस। वैंग टीन्यू हाई स्पिरिट्स में ब्रूअरी की ओर दौड़ गए। अन्य गार्ड्स भी एनवी से देख रहे थे। दूसरी जगह गोल्ड और सिल्वर देने से ग्रैटिट्यूड हो सकती थी, लेकिन सान्हे विलेज में अगर आप गोल्ड और सिल्वर रिवॉर्ड के रूप में देते तो लोग वल्गर समझते। इसके बजाय वे वाइन और टी देते। उनकी एनवी देख वीर हंसा और कहा, ईर्ष्या की कोई बात नहीं, ये वाइन और टी सब टाई न्यू की मेहनत से कमाए गए हैं। एक रिटेनर ने सोरली कहा, अब तो मैं भी टाई न्यू से ब्लैकस्मिथिंग सीखने जाना चाहता हूं। राजू ने उसे किक किया और स्नियर किया, मार्किस ने तुम्हारे साथ गलत किया है क्या? वाइन या टी में कटौती की है क्या? मंदून, क्या तुमने अपने आप को देखा जब तुम पहले आए थे? मन की जैसी स्किनी, और अब देखो कितने फैट हो गए हो। मंदून तुरंत चुप और एम्बेरस्ड हो गया। राजू ने फिर उसे किक किया, बस अपने काम करो और अपने सर्वेंट्स बनो। क्या सोचते हो मार्किस तुम्हें गलत करेगा? स्पाइनलेस डॉग्स, तुम कुछ भी नहीं हो। बाकी 5 गार्ड्स भी इनोसेंट दिख रहे थे, एक दूसरे को वाइड आइज से देख रहे थे। वीर ने हाथ हिलाया, ठीक है, मजाक बंद करो। राजू, स्मेल्टिंग वर्कशॉप जाओ और स्टर्डी आयरन स्लैग ढूंढो। ध्यान रहे कि सॉलिड हो और थम से बड़ा ना हो। अभी जाओ। ठीक है, गौ मंदून, मेरे साथ चलो। राजू ने मंदून को उठाया जो छोटा और स्टाउट था। वीर ने कार्ट पर काले कपड़े को खोला। कार्ट में एक आयरन सिलेंडर था, लंबाई में 2 मीटर से कम और थिकनेस में एक व्यक्ति के बराबर। बीच में हॉलो था और एक तरफ की थिकनेस 8 सेंटीमीटर्स थी। सिलेंडर कोर का डायामीटर भी लगभग 30 सेंटीमीटर्स था। कोल और ब्लोअर्स के आविष्कार के बाद स्मेल्टिंग टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव हो गई थी, लेकिन वर्तमान टेक्नोलॉजी से सीमलेस कैनन बैरल बनाना असंभव था। इसलिए वैंग टीन्यू ने फॉर्जिंग और वेल्डिंग मेथड का इस्तेमाल किया। फॉर्जिंग और वेल्डिंग का प्रिंसिपल सिंपल है। 2 आयरन पीसेस को हीट करो, उन्हें स्टैक करो, बोरैक्स डालो और हैमर करो। दोनों आयरन एक हो जाएंगे। ये वेल्डिंग मेथड भविष्य की इलेक्ट्रिक वेल्डिंग जैसी नहीं थी, लेकिन वर्तमान में पर्याप्त थी। इस चीज को गन पाउडर से भरा गया, आयरन शॉट की लेयर से ढका गया और फ्यूज जलाते ही जेट प्रोपल्शन प्रिंसिपल के सहारे डेंसली पैक्ड कैवलरी पर एम किया जा सकता था। कैवलरी एक एक करके मरेगी। अगर वे मर भी न जाए तो पूरी तरह डिसफिगरेड हो जाएंगे। दोस्तों, एपिसोड यही खत्म होता है। और दोस्तों, वीडियो को हाइप और शेयर करना न भूलें। इससे ये ज्यादा लोगों तक वीडियो पहुंचेगी और मुझे नई नई वीडियो बनाने का उत्साह मिलता रहेगा।